नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ बसता था। उस सेठ के पास सभी भौतिक सुख सुविधाएं थी, परंतु उसका मन हमेशा एक अजीब सी खालीपन से भरा रहता था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। संतानहीनता का बोझ उसके हृदय पर सदैव भारी रहता था। एक दिन अप्रत्याशित रूप से उसे ज्ञात हुआ कि उसकी पत्नी गर्भवती है। यह खबर सुनकर वह गहन चिंता में पड़ गया, परंतु साथ ही उसने अपनी पत्नी की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर आवश्यक सुविधा और सुख उसे प्रदान किया। समय के प्रवाह के साथ एक शुभ दिन उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। सेठ की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। उसने पूरे नगर में मिठाइयां बांटने का आदेश दिया और अपने पुत्र के पालन पोषण में कोई कमी नहीं की। उसका पुत्र शीघ्र ही बड़ा होने लगा और सेठ ने निश्चय किया कि उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेजा जाए, ताकि वह एक विद्वान बने। यद्यपि पुत्र की उम्र अभी बहुत छोटी थी, सेठ ने उसे ज्ञान की यात्रा पर भेजने में देरी नहीं की। गुरुकुल में वह बालक हर विधा में निपुण होने लगा। वह अपने गुरु की हर आज्ञा का पालन करता और दिन प्रतिदिन अधिक कुशल विद्यार्थी बनता चला गया। गुरुकुल में रहकर उसने वेदों, पुराणों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया और अल्पायु में ही एक महान विद्वान बन गया। उसके गुरुजन भी उसकी लगन और विद्या से अत्यधिक प्रसन्न थे और गर्व महसूस करते थे कि उनका यह शिष्य इतनी छोटी उम्र में अपार ज्ञान अर्जित कर चुका है। लेकिन जैसा कि कहावत है कि समय का कोई भरोसा नहीं होता, कब कौन सी विपत्ति आ जाए कोई नहीं जानता। एक दिन एक प्राकृतिक आपदा के कारण उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। जब उसे गुरुकुल में यह सूचना मिली कि उसके माता पिता अब इस संसार में नहीं रहे और उनका सब कुछ नष्ट हो गया है, तो वह पूरी तरह टूट गया। उसे लगा जैसे उसके जीवन का आधार ही समाप्त हो गया हो। उसका इस संसार से मोह भंग हो गया और उसने निश्चय किया कि शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात वह अपना जीवन मानव सेवा में समर्पित करेगा। कुछ समय बाद जब उसकी शिक्षा पूर्ण हुई तो वह गुरुकुल छोड़कर सन्यासी बन गया। उसने सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग कर हिमालय के घने जंगलों में जाकर कठोर तपस्या की। वर्षों की तपस्या के बाद वह एक महान संत के रूप में उभरा और धीरे धीरे उसकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। दूर दूर से लोग उसकी शिक्षा और परामर्श के लिए आने लगे। वह बड़ी सहजता से लोगों की समस्याओं का समाधान कर देता, जिससे वह पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। लेकिन जिस नगर में वह निवास करता था, वहां का राजा अत्याचारी और क्रूर था। जब राजा को उस संत के बारे में ज्ञात हुआ तो उसने उससे मिलने का निर्णय लिया। एक दिन प्रातःकाल राजा अपने महल से बाहर निकला और उस संत से मिलने का निश्चय किया। राजा चलकर संत की कुटिया तक पहुंचा। जैसे ही राजा ने उस संत को देखा, वह उनके तेजस्वी चेहरे से प्रभावित हुए बिना न रह सका। राजा ने उनके चरणों में नमन किया और उनकी उपस्थिति में बैठ गया। संत से बातचीत करने के दौरान राजा के मन में एक गहरी शांति का अनुभव हुआ, मानो उसके भीतर की हलचल थम गई हो। राजा पहली ही मुलाकात में संत के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी क्षण से अच्छाई और सद्गुणों के मार्ग पर चलने का संकल्प कर लिया। राजा सोचने लगा कि अगर इस अल्प समय में यह संत मुझे इस प्रकार परिवर्तित कर सकता है, तो यदि यह हमेशा मेरे साथ रहे तो मेरे जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। यही विचार मन में आते ही राजा ने संत से आग्रह किया कि वे उसके साथ महल चले। राजा के इस आग्रह को संत ने ठुकराया नहीं और सहर्ष महल चलने के लिए तैयार हो गए। राजा उन्हें राजमहल लेकर पहुंचा, जहां संत का अत्यंत आदर सत्कार किया गया। उनके लिए शाही भोजन की व्यवस्था की गई। भोजन के उपरांत संत ने राजा को धन्यवाद दिया और जाने की आज्ञा मांगी, परंतु राजा नहीं चाहता था कि संत महल छोड़कर जाएं। उसने निवेदन किया, महाराज, आप हमारे बागीचे में जब तक चाहे निवास कर सकते हैं। आपको यहाँ किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। आपका यहाँ रहना हमारे लिए और हमारी प्रजा के लिए भी सौभाग्य की बात होगी। संत ने राजा का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा ने तत्परता से आदेश दिया कि बगीचे में संत के लिए एक सुंदर कुटिया और सभी आवश्यक वस्त्र, भोजन और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। सेवकों ने राजा के आदेश का पालन करते हुए जल्द ही एक कुटिया बना दी।
और संत वहां निवास करने लगे। संत की हर आवश्यक चीज का ध्यान रखा गया और उन्हें समय पर सभी सुविधाएं दी जाती थी। राजा सदैव ये सुनिश्चित करता कि संत प्रसन्न रहे और कभी वहां से जाने का विचार न करे। कुछ वर्षों तक यह क्रम चलता रहा। राजा और रानी के किसी आवश्यक कार्य से दूसरे राज्यों में जाने की नौबत आई और वे अस्थायी रूप से महल से बाहर चले गए। उन्होंने एक सेवक को संत की देखभाल का उत्तरदायित्व सौंपा, परंतु दुर्भाग्यवश सेवक राजा के जाने के बाद बीमार पड़ गया और अपने घर चला गया। फिर वह कभी लौटकर नहीं आया। संत ने इस उपेक्षा को अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर राजा से नाराजगी प्रकट की। उन्होंने कहा, हे राजन, यदि तुम कोई जिम्मेदारी निभा नहीं सकते तो उसे लेने का कोई औचित्य नहीं था। राजा ने विनम्रता से माफी मांगी और कहा, हे महाराज, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। कृपया अपना क्रोध शांत करें और बताएं कि आखिर क्या हुआ है। संत ने दुखित स्वर में कहा, तुम्हारे जाने के बाद किसी ने मुझे भोजन तक नहीं दिया। मैं कई दिनों तक भूखा रहा और किसी ने मेरी सुध भी नहीं ली कि मैं किस स्थिति में हूँ। राजा ने संत से बार बार क्षमा याचना की और वचन दिया कि भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं होगी। इसके बाद मामला शांत हुआ और संत ने राजा को क्षमा कर दिया। जब राजा और सन्यासी के बीच गंभीर संवाद हो रहा था, रानी भी चुपचाप उन दोनों की बातचीत सुन रही थी और स्थिति को ध्यानपूर्वक देख रही थी। इस बार राजा ने पूरी सावधानी बरतते हुए सन्यासी को किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं दिया, बल्कि उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रखी। कुछ समय बाद राजा को पुनः अपने राज्य से बाहर एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाना पड़ा, लेकिन इस बार राजा नहीं चाहता था कि उसकी अनुपस्थिति में सन्यासी की देखभाल में कोई चूक हो। इसलिए राज्य छोड़ने से पहले राजा ने अपनी रानी से कहा, जब तक मैं लौट कर ना आऊं, आप स्वयं सन्यासी महाराज की सेवा करेंगी। रानी ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा, जी महाराज, आप निश्चिंत होकर जाएं, मैं सन्यासी महाराज की सेवा उचित रूप से करूंगी। इसके बाद रानी प्रतिदिन अपने हाथों से भोजन तैयार कर सन्यासी महाराज को भिजवा देती थी। लेकिन एक दिन जब रानी स्नान करने गई, वह भोजन भेजना भूल गई। सन्यासी ने काफी समय तक प्रतीक्षा की, परंतु जब भोजन नहीं आया तो वह चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, आज भोजन क्यों नहीं आया। इसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि स्वयं महल जाकर देखे कि क्या हुआ। सन्यासी महल में पहुंचे और वहां उनकी दृष्टि रानी पर पड़ी। रानी के लंबे रेशमी काले बाल जो उसकी कमर तक लहराते थे, उसकी काजल भरी आंखें जो देखने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती थी, और उसकी हिरनी जैसी चाल ने सन्यासी को चौंका दिया। रानी का अनुपम सौंदर्य उनके मन में गहरे उतर गया। वह बिना कुछ कहे अपनी कुटिया लौट आए, लेकिन रानी का रूप उनके मन से निकल ही नहीं सका। सन्यासी ने खाना पीना छोड़ दिया और दिनों तक कुछ भी ग्रहण नहीं किया। धीरे धीरे उनकी सेहत बिगड़ने लगी और वह अत्यंत दुर्बल हो गए। जब राजा महल वापस लौटा और सन्यासी की इस दयनीय स्थिति के बारे में जाना, तो वह तुरंत सन्यासी के पास पहुंचे। राजा ने कहा, हे भगवान, आपको क्या हो गया? आप इतने कमजोर कैसे हो गए, जबकि मैं राज्य में हूँ? किस बात की चिंता आपको सताती है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? सन्यासी ने उत्तर दिया, राजन, आपसे कोई भूल नहीं हुई। राजा ने पुनः पूछा, तो फिर समस्या क्या है? कृपया मुझे बताएं, मैं आपकी परेशानी का समाधान अवश्य करूंगा। तब सन्यासी ने कहा, राजन, आपकी रानी के अनुपम सौंदर्य ने मुझे मोह लिया है। अब मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकता। ये सुनकर राजा हैरान रह गया और कुछ देर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, हे भगवान, यदि रानी के कारण आपकी यह स्थिति हो गई है तो मैं आपको रानी दे दूंगा। राजा की बात सुनकर सन्यासी व्याकुल हो गया। इसके बाद राजा सन्यासी को महल ले आए, जहां रानी ने अपने सबसे सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण कर रखे थे। राजा ने रानी से कहा, आपको इस सन्यासी महाराज की सहायता करनी चाहिए। वे अत्यंत दुर्बल हो गए हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी ज्ञानी पुरुष की मृत्यु का कलंक मुझ पर लगे। इसके बाद राजा ने पूछा, क्या आप इस पाप का भार अपने ऊपर लेना चाहती हैं? राजा की बात सुनकर रानी ने शांत स्वर में पूछा, महाराज, आखिर इस सन्यासी के दुख का वास्तविक कारण क्या है? राजा ने उत्तर दिया, ये सन्यासी आपकी अनुपम सुंदरता के मोहपाश में बंध चुका है।
यह सुनते ही रानी ने राजा को सांत्वना देते हुए कहा, महाराज, आप चिंता त्याग दीजिए, अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। मुझे ज्ञात है कि क्या करना है। इससे न आपका कोई पाप लगेगा और न मेरे पवित्र धर्म की मर्यादा पर आंच आएगी। राजा ने रानी की बात पर सहमति जताते हुए उसे सन्यासी को सौंप दिया। सन्यासी रानी को लेकर अपनी कुटिया की ओर प्रसन्नता से प्रस्थान कर गया। लेकिन जब रानी कुटिया पर पहुंची तो उसने कहा, महाराज, हम इस जर्जर झोपड़ी में कैसे रह सकते हैं? हमें रहने के लिए एक उचित आवास चाहिए। रानी की इस मांग को सुनकर सन्यासी तुरंत राजा के पास पहुंचा और विनती करते हुए बोला, हे राजन, हमें रहने के लिए एक उपयुक्त घर चाहिए। राजा ने तुरंत उनके लिए एक घर की व्यवस्था कर दी। सन्यासी रानी को लेकर उस घर में पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचने पर रानी ने देखा कि घर की दशा अत्यंत दयनीय थी। उसने कहा, महाराज, यह घर तो बहुत गंदा और जर्जर है, मैं इसमें नहीं रह सकती। सन्यासी फिर से राजा के पास जाकर बोला, हे राजन, जिस घर की आपने व्यवस्था की है उसकी हालत अत्यंत खराब है। राजा ने उस घर की मरम्मत करवा दी। इसके बाद रानी ने उस घर में प्रवेश किया, स्नान किया और बिस्तर पर विश्राम करने लगी। कुछ समय पश्चात सन्यासी भी बिस्तर पर आकर बैठ गया। रानी ने तब गंभीर स्वर में सन्यासी से कहा, क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं और आज आप क्या बन गए हैं? आप वह महान सन्यासी थे जिनके लिए स्वयं राजा आपकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। दूर दूर से लोग आपसे ज्ञान प्राप्त करने आते थे। आप वह थे जो सत्य की राह दिखाते थे, लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, जिन्हें सभी गुरु मानकर पूजते थे। आज आप अपनी वासना के कारण मेरे गुलाम बन गए हैं। रानी के इन कठोर शब्दों ने सन्यासी को भीतर तक झकझोर दिया। उसे एहसास हुआ कि वह तो वह सन्यासी था जिसने जीवन का त्याग कर लोगों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। उसे स्मरण आया कि उसने संसारिक सुखों का त्याग करके शांति की खोज में वनवास लिया था और आज वह कितना बदल चुका है। जब सन्यासी को यह सत्य का बोध हुआ, वह गहरे पश्चाताप में डूब गया और फूट फूट कर रोने लगा। हाथ जोड़कर रानी से विनती की, मुझे क्षमा कीजिए महारानी, मैं बड़ी भूल करने जा रहा था। मैं अभी आपको राजा के पास वापस छोड़ आता हूँ। सन्यासी की यह बात सुनकर रानी ने उसे रोकते हुए कहा, महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। सन्यासी ने उत्तर दिया, कहिए महारानी, आपका क्या प्रश्न है? रानी ने कहा, जब उस दिन आपको भोजन नहीं मिला था तब आप अत्यधिक क्रोधित हो गए थे। वह आपके स्वभाव का एक नया रूप था जिसे मैंने पहली बार देखा। तब से ही मैं आपके व्यवहार में एक परिवर्तन देख रही हूँ। आखिर ऐसा क्यों हुआ? महाराज, आपको इतना क्रोध क्यों आया? रानी के सवाल का उत्तर देते हुए सन्यासी ने गहरी सांस ली और बोला, महारानी, जब मैं वन में था तब मुझे अपने लिए हर चीज का प्रबंध खुद करना पड़ता था। भोजन भी समय पर नहीं मिलता था, लेकिन महल में आने के बाद मुझे हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हुई। धीरे धीरे मैं इन सुख सुविधाओं का आदी हो गया और इनसे मोह पनपने लगा। यह मोह इतना बढ़ा कि लालच का रूप ले लिया और मैं सोचने लगा कि यह सब तो मेरा अधिकार है। जिस दिन मुझे भोजन नहीं मिला तब मेरे अंदर क्रोध का जन्म हुआ जिसे मैं नियंत्रित नहीं कर सका। सन्यासी ने आगे कहा, महारानी, यह सच है कि जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है और जब पूरी हो जाती है तो लालच बढ़ता है। महल में रहते हुए मेरी हर इच्छा पूरी होती रही और यही इच्छा पूरी होने की लालसा मुझे वासना की जंजीरों में जकड़ती गई। अंततः मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। ये कहते हुए सन्यासी राजा के पास गया और गहरा पश्चाताप करते हुए बोला, हे राजन, मुझे क्षमा करें, मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। मैं अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर गलत राह पर बढ़ रहा था, लेकिन अब मुझे सच्चाई का बोध हो गया है और मैं जान गया हूँ कि यह मार्ग विनाश का है। सन्यासी ने राजा से कहा, हे राजन, मनुष्य के पतन का कारण 4 अवगुण होते हैं। ये 4 अवगुण हर व्यक्ति में होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन पर विजय पा लेता है वह जीवन की कठिनाइयों और दुखों से बच जाता है। जो इन पर नियंत्रण नहीं रख पाता वह बर्बादी की कगार पर पहुंच जाता है। राजा ने गंभीर होकर पूछा, महाराज,
वे 4 अवगुण कौन कौन से हैं जो मनुष्य को बर्बाद कर देते हैं? सन्यासी ने उत्तर दिया, हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाला पहला अवगुण है इच्छा। इच्छा हर व्यक्ति के भीतर जन्म के समय से ही बसी रहती है। एक साधारण व्यक्ति के लिए इच्छाओं का त्याग करना अत्यंत कठिन और लगभग असंभव कार्य है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती नहीं कि दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। इसलिए इच्छाओं का पूरी तरह से उन्मूलन करना तो नामुमकिन है, लेकिन उन्हें नियंत्रित रखना अवश्य संभव है। सन्यासी ने आगे कहा, इच्छा सभी दुखों की जड़ है। जो अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं पा सकता वह जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हम अपने मन पर भी नियंत्रण पा लेते हैं, और जब हमारा मन हमारे वश में होता है तब हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। तब हमारे साथ वही होता है जो हम चाहते हैं। इसलिए अगर कोई मनुष्य अपने जीवन में सुख और शांति चाहता है तो उसे अपनी असंभव इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। वही इच्छाएं करो जिन्हें पूरा करना संभव हो। असंभव इच्छाओं के बारे में सोचने मात्र से भी दुख उत्पन्न होता है। फिर सन्यासी ने कहा, हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाला दूसरा अवगुण है कामना। कामनाओं का जन्म हमारी इच्छाओं से ही होता है। जब कामनाएं पूरी नहीं होती तो दुख, असंतोष और अशांति का जन्म होता है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, और जैसे ही मनुष्य इनकी गिरफ्त में आता है वह इन्हीं के जाल में उलझता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कामनाओं और वासनाओं का वशीभूत होकर इंसान विवेक खो देता है। इच्छा करना स्वाभाविक है, लेकिन जब ये इच्छाएं कामनाओं में परिवर्तित हो जाती है और फिर कामनाओं का रूपांतरण वासना में होता है, तब वे इंसान को पतन की ओर धकेल देती है। ऐसे समय में वह व्यक्ति सही गलत का भान खो देता है और अंततः उसे दुख और असंतोष के सिवाय कुछ नहीं मिलता। इतिहास में जितने भी संघर्ष हुए हैं उनका मुख्य कारण एक स्त्री को पाने की लालसा रही है। राजाओं ने इस प्रेम में सब कुछ दांव पर लगा दिया है। रावण, जिसे संसार का सबसे बुद्धिमान माना गया, उसने भी सीता की सुंदरता के मोह में आकर अपना सर्वस्व गंवा दिया। उसकी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही बनी। कई राजा इस मोहजाल में इतने फंस गए कि वे युद्ध में हार गए, क्योंकि उनका ध्यान केवल स्त्रियों की रासलीला में ही लगा रहा। भगवान ने स्त्री की रचना इस संसार की सृजन शक्ति के रूप में की थी, लेकिन आज के समय में उसे वासना का साधन बना लिया गया है। लोग उसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति का जरिया मानते हैं, और जब उन्हें यह साधन नहीं मिलता तो वे विक्षिप्त हो जाते हैं और न जाने क्या क्या कर बैठते हैं। सन्यासी ने आगे कहा, हे राजन, मनुष्य की तीसरी बर्बाद करने वाली आदत क्रोध है। जब व्यक्ति की छोटी छोटी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं, तो वह और बड़ी आकांक्षाएं पालने लगता है, और जब वे आकांक्षाएं पूरी नहीं होती तो उसके भीतर क्रोध जन्म लेता है। क्रोध के वशीभूत होकर वह अनियंत्रित हो जाता है और गलत फैसले ले लेता है। वह दूसरों को अपशब्द कहता है, गालियां देता है, और जब उसका क्रोध शांत होता है तब तक बहुत कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्रोध मनुष्य को अंदर से कमजोर बना देता है, और एक कमजोर व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। क्रोध के कारण मन में उत्पन्न तनाव जीवन को नष्ट कर देता है। अशांति और दुख का स्रोत भी यही क्रोध है। इसके बाद सन्यासी ने कहा, हे राजन, मनुष्य की चौथी बर्बाद करने वाली आदत है लालच। यह हमारे भीतर उन महत्वाकांक्षाओं से उपजता है जो जीवन में सुख, संपत्ति और समृद्धि के लिए होती है। व्यक्ति अपने लोभ में पड़कर दूसरों का अहित करने लगता है, और इसी लालच में वह अपनी शांति और संतोष को भी दांव पर लगा देता है। इंसान की यह प्रवृत्ति उसे हमेशा हानि की ओर धकेलती है। वह दूसरों को देखकर उनकी संपत्ति की इच्छा करता है, लेकिन अपनी संपत्ति का मूल्य नहीं समझ पाता। लालच का परिणाम हमेशा दुखद होता है, और जो व्यक्ति इसका शिकार बनता है वह कभी सफल नहीं होता। अंत में सन्यासी ने कहा, हे राजन, जो व्यक्ति इन 4 अवगुणों इच्छा, कामना, क्रोध और लालच से दूर रहता है, उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इन पर काबू पाने के लिए आत्मसंयम, धैर्य, सहानुभूति और संतोष जैसे गुणों की आवश्यकता होती है। ये गुण मनुष्य को नैतिक और सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। आत्मनियंत्रण से व्यक्ति अपनी इच्छाओं और कामनाओं पर विजय पा सकता है, और वही इच्छाएं करनी चाहिए
जो हमारे नियंत्रण में हो। इससे हम दुखी भी नहीं होंगे और हमारे जीवन में शांति और सफलता बनी रहेगी। कमला और कमल 10वीं कक्षा तक साथ पढ़े थे। कमल जानता था कि कमला पढ़ाई में अत्यंत निपुण थी, लेकिन गणित के सवाल तो मानो उसकी उंगलियों पर नाचते थे। वह पूरी कक्षा में सबसे पहले सारे प्रश्न हल कर लेती थी। किसी लड़की में गणित जैसे कठिन विषय में ऐसी असाधारण प्रतिभा देखकर अध्यापक भी आश्चर्यचकित रह जाते थे। आखिर कमला का दिमाग किस चीज का बना था? हम दोनों के नाम एक ही अक्षर से शुरू होते थे, कमला और कमल। इसलिए रोल नंबर भी हमारे आगे पीछे होते थे और यह मेरा सौभाग्य था कि परीक्षा में उसकी सीट हमेशा मुझसे आगे ही होती थी। मैं मासिक और मुख्य परीक्षाओं में गणित के प्रश्न कमला की नजर बचाकर उसकी कॉपी से उतार लेता था। मुझे लगता था कि मैंने बड़ी चालाकी से नकल कर ली है और कोई नहीं जानता, पर यह मेरी गलतफहमी थी। एक दिन गुरुजी हम दोनों के पास ही कुर्सी लगाकर धूप सेकने बैठ गए। मैंने जैसे ही गर्दन उठाई, उन्होंने खा जाने वाली निगाहों से घूरा। मैं सहम कर शांत बैठ गया और आधा पेपर भी हल नहीं कर पाया। अब मुझे चिंता होने लगी कि अब क्या होगा, पास भी हो पाऊंगा या नहीं। तभी गुरुजी ने कुर्सी दूसरी तरफ सरका ली और मैंने मौका पाकर कमला की कॉपी में झांका। वह काम खत्म करके कॉपी बंद कर चुकी थी। मैं हतप्रभ रह गया। अचानक मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो कमला मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने नजरें चुराईं, लेकिन उसने मेज थपथपाकर इशारा किया और अपनी कॉपी के पन्ने खोल दिए। मेरे सामने तो जैसे खजाना खुल गया और मैंने जल्दी जल्दी सारे उत्तर उतार लिए। उस परीक्षा में हमारे सबसे ज्यादा अंक आए थे, लेकिन बोर्ड परीक्षा में सीट दूर होने के कारण मैं उसकी कॉपी में झांक नहीं पाया। इसलिए कमला प्रथम श्रेणी में सम्मान सहित और मैं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। कमला ने जिले में टॉप किया था और स्कूल और पूरे गांव का नाम रोशन किया था। प्रार्थना सभा में प्रिंसिपल सर ने कहा था कि यह लड़की एक दिन बड़ी वैज्ञानिक या प्रोफेसर बनेगी और उसे पुरस्कार स्वरूप अपना महंगा सुंदर पार्कर पेन भेंट किया था। कमला मेरे घर से कुछ दूर एक कच्चे मकान में एक गरीब किसान परिवार में रहती थी। उसके परिवार में 4-5 भाई बहन थे और वह सबसे बड़ी थी। उसकी माँ की तबीयत इलाज के अभाव में हमेशा खराब रहती थी, इसलिए घर का कामकाज भी उसे ही संभालना पड़ता था। इसके बावजूद वह कक्षा में प्रथम आती थी। उसके 2 छोटे छोटे भाई बहन थे जो पूरी तरह कमला पर निर्भर थे, इसलिए अब वह अक्सर स्कूल कम आती थी। जब उसकी शिकायत घर पर पहुंची तो उसके पिता ने उसे आगे न पढ़ाने की जिद पकड़ ली। सभी अध्यापकों ने और उसकी सहेलियों ने भी उसके पिता को समझाने की कोशिश की, परंतु उसका बाप टस से मस नहीं हुआ। यह हमारे लिए बहुत दुखदाई बात थी। क्या सच में कमला अब स्कूल नहीं आएगी? हम सभी विद्यार्थी जो उसकी वजह से कठिन गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के होमवर्क कर पाते थे और परीक्षा में पास होते थे, उसे बहुत याद करते थे। कक्षा 11 और 12 में गणित और कठिन हो गया था। मैं चुपचाप कमला के घर जाता और अपनी किताब और कॉपी उसे थमा आता था। वह समय निकालकर मेरे लिए सारे प्रश्न हल कर देती थी। कमला का दिमाग सच में कमाल का था। उसे भी यह सब करने में बड़ा आनंद आता था। मैं किसी को यह नहीं बताना चाहता था कि मैं कमला से प्रश्न पूछता हूँ, इसलिए सबकी नजरें बचाकर उसके घर जाता था। स्कूल में साफ सुथरे कपड़ों में, करीने से खड़े हुए बालों में वह बहुत सुंदर दिखती थी, लेकिन अब उसका रंग कुछ दब सा गया था। चेहरे और बालों की चमक खो गई थी। घर के काम करने से वह थोड़ी कमजोर भी हो चुकी थी, लेकिन मुझे वह बहुत अच्छी लगती थी। हम सभी ने बचपन से जवानी में कदम रखा, क्योंकि समय अपनी रफ्तार से चलता रहता है, किसी के लिए नहीं रुकता। हमारे विचार बदल रहे थे। मैं उसे हमेशा एक दोस्त की नजर से देखता था, लेकिन मेरी मित्र मंडली बार बार मेरे वहां जाने का कारण कुछ और ही समझती थी। अब मेरे मित्र मुझे कमला के नाम से छेड़ने लगे। एक दिन मेरा एक दोस्त बोला, कमल, तू तो पोस्टमास्टर साहब का लड़का है, उस गोबर फेंकने वाली काली कलूटी कमला के चक्कर में क्यों पड़ता है? मुझे मन ही मन बहुत गुस्सा आया। मुझे एक मित्र की तरह उससे बहुत प्रेम था। दोस्तों की इन बातों पर मैंने उनसे झगड़ा तक कर लिया था, लेकिन इस झगड़े से उन्होंने मान लिया कि मेरा कमला के साथ कोई चक्कर चल रहा है। यह बात लगभग पूरे स्कूल और गांव तक पहुंच गई थी। 12वीं की बोर्ड परीक्षा से पहले मैं मॉडल पेपर लेकर कमला के पास ही गया था। तभी उसके पिता गुस्से में भरे आ गए और मुझे उल्टा सीधा बोलने लगे।
उन्होंने कमला को घसीटकर अंदर धकेल दिया और मुझे वहां कभी न आने की धमकी दी। मैंने कमला के पिता को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह बोले, यह पढ़ाई लिखाई का बहाना, मैं खूब समझता हूँ इसके पीछे क्या गुलछर्रे उड़ रहे हैं। मुझे यह सुनकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं सर झुकाए घर आ गया। 12वीं का परीक्षा परिणाम आ चुका था। मैं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ था। गणित में मेरे अंक कम थे, लेकिन कमला के बताए गए शॉर्टकट और ट्रिक्स अच्छे से याद हो गए थे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आए, और मेरा चयन इंजीनियरिंग में हो गया। मेरे पिता का तबादला भी अब शहर में हो गया था। वह सिर्फ मेरी बोर्ड परीक्षा के लिए यहाँ रुके हुए थे। वह दिन भी आ गया जब मुझे गांव छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चले जाना था। हमारी पैकिंग की तैयारियां चल रही थी, तभी मेरी कक्षा की एक लड़की आई और उसने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा, कमला तुमसे बात करना चाहती है, वह तुमसे मिलने आई है। मैं सोचने लगा, कमला मुझसे मिलने क्यों आई होगी, क्या बात कहना चाहती है वह। और यह सोचते हुए जब मैं बाहर निकला तो कमला बहुत दुखी और घबराई हुई सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत रोई है। उसने शिकायती लहजे में मुझसे कहा, कमल कैसे दोस्त हो तुम, पिताजी ने डांट दिया तो तुम मेरे हालचाल लेने भी छोड़ दिए। तुम न तो अपनी चैन की मिठाई खिलाने आए और न ही जाने से पहले खुद मिलने आए। कितने स्वार्थी हो गए हो कमल तुम। कमला की बात सुनकर मैं थोड़ा हकला सा गया और बोला, यह तो मेरी बड़ी गलती थी। पर कमला ने मुझे टोकते हुए कहा, बस बस बहुत हो गए बहाने। देखो मैं तुमसे मिलने आई हूं ना, बदनामी के डर के बावजूद। मैं चुपचाप ठगा सा खड़ा रह गया। कमला कहने लगी, कमल तुम वहां जाकर मुझे भूल तो नहीं जाओगे। मैंने महसूस किया कि उसकी पलकों की कोरें थोड़ी नम हो गई थी। मैं बोला, अरे तुम्हें कैसे भूलूंगा, तुम ही तो मेरी नन्ही गुरु हो। तुम्हारी वजह से ही तो मेरे अच्छे नंबर आए हैं और इंजीनियरिंग में भी तुम्हारी वजह से ही मैं निकला हूं। कमला के गालों पर 2 बूंद आंसू लुढ़क आए। वह कहने लगी, क्या जीनियस, बस खाना पकाना, झाड़ू पोछा, लीपा पोती यही याद रह गया है अब तो यही मेरा नसीब है। खैर मेरी छोड़ो कमल, तुम खूब मन लगाकर पढ़ना। ओ नल द बेस्ट। और वह आंखें पोंछती हुई बोली, ये पेन अब मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन तुम इससे कठिन से कठिन सवाल हल करना और जीवन में आगे बढ़ना। यह कहते हुए उसने अपना पार्कर का कीमती पेन मेरी तरफ बढ़ा दिया, जो उसे कक्षा 10 में टॉप करने पर प्रिंसिपल सर ने दिया था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहूँ, लेकिन उसकी बातें और उसके आंसू मेरे दिल को पिघला रहे थे। मैं उस वक्त उसके लिए क्या कर सकता था, यह भी मेरी समझ में नहीं आया। कल तक तो मैं एकदम सामान्य था, बस यहाँ से जाने की तैयारी में मग्न था, लेकिन आज रात भर मैं कमला के बारे में ही सोचता रहा। कमला क्यों रो रही थी, वह सबसे होशियार और मेहनती लड़की थी। आज साधारण बच्चे भी जीवन में अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। क्या उसकी असाधारण प्रतिभा इसी तरह घुट घुट कर मर जाएगी? मुझे अब यहाँ से जाने का भी बुरा लग रहा था। अगली सुबह मैं घर से कुछ बहाना बनाकर कमला से मिलने चला गया। मैं अपने साथ एक गिफ्ट पैक लेकर गया, जिसमें चॉकलेट, टॉफियां, एक डायरी और एक एनसाइक्लोपीडिया था, जिसे वह बहुत पसंद करती थी। हालांकि मुझे भी वह एनसाइक्लोपीडिया बेहद पसंद था, क्योंकि मेरे चाचा अमेरिका से मेरे लिए उसे गिफ्ट लाए थे। लेकिन कमला ने अपना अब तक का सबसे कीमती इनाम मेरे नाम कर दिया था, तो मुझे भी अपनी कोई बहुत प्यारी वस्तु उसे भेंट में देनी थी। लेकिन वह मुझे घर पर नहीं मिली, तो मुझे बड़ी निराशा हुई। मैं उसके छोटे भाई के हाथ में वह गिफ्ट देकर आया। रास्ते में जब मेरी नजरें उसे ढूंढ रही थी, तो मुझे उसके दोहरे बर्ताव पर दुख हो रहा था। वह कह रही थी, मिलने नहीं आया, और जब उसे मालूम था कि मैं सुबह जाने वाला हूँ, तो खुद पता नहीं कहाँ चली गई। इसी तरह मन में कई सवाल जवाब और उधेड़बुन के साथ मैं अपने परिवार के साथ गांव से निकल पड़ा। बस से निकलते ही मैंने देखा कि स्टॉप से कुछ दूर कमला खड़ी थी। जिस तरह वह फफक फफक कर रो रही थी, मुझे महसूस हुआ कि क्या वह मुझसे इतना प्रेम करती थी? यदि करती थी तो क्यों? शहर जाने के बाद भी मेरा मन उदास रहता था। मुझे वह सपनों में दिखाई देती थी, रोती कलपती जैसे बाहें फैलाए कह रही हो, कमल मुझे इस नरक में छोड़कर कहां जा रहे हो, मुझे भी साथ ले चलो कमल। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर मुझे लगता था कि कुछ पीछे छूट गया है, लेकिन मेरे पास कोई उपाय नहीं था। धीरे धीरे मैंने अपना मन पढ़ाई में लगाना शुरू किया। साल दर साल गुजरते गए। बीच बीच में जब टीचर या सहपाठी
मेरी अनोखी तरकीब से हल की गई समस्याओं को देखते तो आश्चर्यचकित होते और मेरी तारीफ करते तो मुझे कमला की बहुत याद आ जाती थी, लेकिन मैं किसी से कुछ नहीं कह पाता था। वक्त धीरे धीरे पंख लगाकर उड़ता रहा और 6 साल गुजर गए। एमटेक करने के बाद मेरी सरकारी नौकरी लग गई। मेरा बहुत मन हुआ कि मैं कमला से मिलकर आऊं। मुझे यह पता चल गया था कि मेरे शहर आने के साल भर बाद ही कमला का विवाह हो गया था। क्योंकि मेरा उसके प्रति प्रेम एक अलग श्रेणी का था, तो मुझे उसके विवाह से कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस मुझे एक ही चिंता होती थी कि उसके लिए पता नहीं उसका पति कैसा होगा। लेकिन लगता था कि वह बहुत अच्छी लड़की है और उसका पति उसे बहुत प्रेम करता होगा। कमला को इतने भाई बहनों की देखभाल और कमर तोड़ मेहनत से कुछ राहत मिली होगी। मैंने सोचा अब की बार जाऊंगा तो उसे ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में बताकर आऊंगा। लेकिन उसका पति क्या सोचेगा, यह सोचकर मुझे मन ही मन डर सा लगने लगा। लेकिन मेरी इच्छा काफी तीव्र हो रही थी कि मैं अपनी पहली तनख्वाह से कमला को मिठाई और कोई उपहार दूं। जब मुझे पहली तनख्वाह मिली तो ड्राई फ्रूट्स, अच्छी सी मिठाई, एक साड़ी, एक टी कोट और ब्लाउज का सेट पैक करवाया। गांव पहुंचकर अपने सभी मित्रों से मिला और कमला का पता पूछा। मेरे मित्र गोपाल के साथ मैं कमला के घर चला गया। मैं सोच रहा था 6 साल बाद कैसी दिखती होगी, पहले पहल क्या बात करूंगा। मेरा दिल धड़क रहा था। नदी के ऊपर पगडंडी पार करके जब हम एक मोड़ पर मुड़े तो मेरा दोस्त गोपाल रुक गया और बोला, यही रहती है। मैं बोला, क्या यह कमला का घर है? मुझे देखकर धक्का सा लगा। गोपाल बोला, हाँ यही रहती है वो। वह एक टूटा फूटा झोपड़ी नुमा मकान था। मेरा दिल अंदर जाने को नहीं हुआ। तभी मेरा मित्र बोला, इस मकान में किस दिशा में रहती होगी? गोपाल ने बाहर से ही आवाज लगाई, कमला। ओ कमला। अंदर से किसी शराबी की लड़खड़ाती आवाज में गालियों के साथ जवाब आया, क्या कमला? कमला पता नहीं कहां जाकर मर गई है, गधे की बच्ची। हम कुछ देर बाहर ही खड़े रहे, लेकिन कोई नहीं आया। हिम्मत करके हमने उस झोपड़ी के आहते में कदम रखा। एक 5 साल का कुपोषित सा बच्चा अधनंगा मिट्टी में सना हुआ कुछ खेल रहा था। उसे देखकर मेरा जी हलक में आ गया, क्योंकि यह कमला का ही बच्चा था। मैं अपने शहर की मलिन बस्तियों में ऐसे बच्चों को देखा करता था। हमने उससे पूछा कि उसकी माँ कहाँ है, तो उसने खेतों की तरफ इशारा किया। हम दोनों, गोपाल और मैं, वहीं बाहर इंतजार करने बैठ गए। कमला का बच्चा अपनी तोतली आवाज में पूछने लगा, तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं कमल हूं। उसने कहा, तुम मेरी मम्मी के साथ पढ़ती थी ना? कमल? उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। वह दौड़कर अंदर से एक किताब उठाकर लाया और बोला, यही तुम आए थे ना? एनसाइक्लोपीडिया, जिसमें फिश है, टाइगर है, प्लेनेट है, स्टार्स है, रिवर सब है। मैं आश्चर्यचकित रह गया। दुबला पतला बच्चा, लेकिन इतनी कुशाग्र बुद्धि। तब वह बोला, मेरी मम्मी मुझे रोज इसे पढ़ाती है और कहती थी, कमल आएगा, ऐसी और किताबें लाएगा। क्या तुम लाए हो ऐसी और किताबें? ये सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं इस बच्चे के लिए कुछ भी नहीं लाया था। मैंने मिठाई का डिब्बा निकालकर उस बच्चे के हाथ में रख दिया और कहा, अभी तो सिर्फ यह मिठाई लाया हूं बेटा, अगली बार ढेर सारी किताबें लाऊंगा। तो वह बोला, इसका मतलब? कमला को बड़ी उम्मीद थी कि मैं कभी यहां आऊंगा। मैंने मन ही मन सोचा था। तभी गोपाल ने मेरा कंधा दबाकर सामने की तरफ इशारा किया। खेत की तरफ से एक औरत नंगे पांव तेज गति से हमारी तरफ बढ़ रही थी। बिखरे हुए बाल, धूल में सने हुए, बेतरतीब बंधी हुई गंदी सी साड़ी। मैं तो गस खाकर पीछे को गिर पड़ा और मेरी आवाज कांपने लगी। कमला? वह देहाती भाषा में कुछ बड़बड़ाती हुई आ रही थी और कहने लगी, मेरे धान चुरा ले गया तो अब क्या लेने आया है? गोपाल की तरफ देखकर कमला बोली, ये कल रात मेरी झोपड़ी में आग लगाने आया था। फिर उसने पागलों की तरह अटस लगाया, मगर मैंने पानी पहले से रखा था और वह हाँ हाँ करके हंसने लगी। फिर उसने बच्चे को गोद में उठाया। बच्चा उसका गाल थपथपाकर बोला, माँ देखो ये कमल है, तुम कहती थी ना कमल आएगा। उसने बच्चे को इस तरह से घूरा जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। फिर बोली, ये तेरे बाप का जासूस है। वह बेवड़ा खुद पी के गिरा रहता है और इन जैसों को मेरे पीछे लगा रखा है। उसने वहां पर पड़ी हुई एक लकड़ी उठा ली और मेरी तरफ बढ़ी और जोर से मेरे हाथ पर मार दिया। बोली, करेगा मेरी जासूसी? बोल, करेगा? भाग जा साले यहाँ से।
नहीं तो तेरे हाथ पांव सब तोड़ दूंगी। मैंने उसे उपहार देने को आगे हाथ बढ़ाए थे। उसने जो जोर से मार दी, उससे ड्राई फ्रूट्स नीचे बिखर गए और कपड़ों के डब्बे भी। बच्चा शायद बहुत भूखा था, दौड़कर गया और गिरे हुए काजू बादाम उठाकर खाने लगा। मैं कमला की मानसिक और शारीरिक हालत देखकर सन्न रह गया। मेरा दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैं अपना बचाव भी नहीं कर पाया था। मेरी तो आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बस दबी सी आवाज में इतना ही बोल पा रहा था, कमला, कमला। लेकिन कमला बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई और कहने लगी, कमल, कमल बोलता है, खुद को वह तो मंगल पर है, अंतरिक्ष यान में आएगा। कुछ देर खड़े रहकर हम दोनों वहां से भारी कदमों के साथ वापस निकल आए। कुछ दूर मकान में जाकर पता किया तो उन्होंने बताया कि उसका पति बहुत शराब पीता है। यह बेचारी खेतों में काम करके जितना भी कमाती है वह सब उड़ा देता है और इसके चरित्र पर भी शक करता है और घर आकर इसकी रोज पिटाई करता है। 6 महीने पहले उसने इसे इतना मारा था कि यह बेहोश हो गई थी। प्राथमिक उपचार केंद्र ले जाना पड़ा। वहां से लौटकर यह घर आई तभी से पागल सी हो गई है। वह अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती थी, लेकिन न तो उसके पास पैसे थे और न ही वह किसी से मदद मांग सकती थी, क्योंकि उसका पति बहुत ही शक्की है। सरकारी स्कूल से भी इसके बच्चे को निकाल दिया, क्योंकि इसका पति जो वहां से निकाल लाया था। अब वह क्या करेगी, जिसका पति शराबी है और अपने बच्चे को जबरदस्ती स्कूल से निकाल लाया है। स्कूल वाले तो भेज ही देंगे ना। ये सब सुनकर मैं और गोपाल बहुत दुखी हो गए। मैं तो बहुत दुखी हो गया। उस रात गोपाल के घर पर ही मैं रुका था। रात भर बहुत सोच विचार किया। मैंने महसूस किया कि वह मुझसे बहुत प्रेम करती थी, तभी तो अपनी कॉपी मेरे सामने रख देती थी। कभी कभी मेरे अंक उससे अधिक भी आ जाते थे, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की थी। उसकी सज्जनता की और भी बातें मुझे बहुत याद आती रहीं, जो मेरी आंखों को बार बार गीला कर देती थी। मेरे यहाँ से जाते ही उसका फूट फूट कर रोना। उस दिन जब हम यहाँ से गांव छोड़कर जा रहे थे, तो बस स्टॉप पर कैसे फूट फूट कर रो रही थी वह, मुझे याद आ रहा था। उसका दिया हुआ पेन अब तक मेरे पास रखा हुआ था। ऑफिस के रजिस्टर में पहला साइन मैंने उसी से किया था। तब तो मैं भी बच्चा था, उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन आज मैं अगर इसे इसी हाल में छोड़कर चला गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आज भी मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं बस यही सोचता रहा। अगली सुबह पौ फटने से पहले ही मेरे चेहरे पर बेबसी और दर्द की जगह अब दृढ़ विश्वास की एक मुस्कान थी। मैंने गोपाल से मदद मांगी कि गोपाल, हम कमला के माता पिता से मिलने जाएंगे, और हम उसके माता पिता से मिले भी। उनकी अनुमति से हम कमला को एक टैक्सी में बिठाकर मानसिक स्वास्थ्य के इलाज के लिए शहर ले जाने लगे। ग्राम प्रधान को भी हमने यह जानकारी दी ताकि कोई कुछ गलत ना समझे। वह कभी मेरे साथ पढ़ता था, जो आज गांव का प्रधान था। बड़ी मुश्किल से उसने 3 साल में इंटर पास किया था। उसकी बड़ी आलीशान कोठी बनी हुई थी। एक नौकर मैंगो शेक रख गया था। वह अपनी बड़ी बड़ी मूंछों पर हाथ फेरता हुआ मुस्कुराकर बोला, तुम आ गए कमल। कितना अजीब रिश्ता था ना तुम दोनों के बीच, जिसे न तुम समझ पाए और न परिवार, समाज। परिवार कोई नहीं समझा उस रिश्ते को। उसकी एक सहेली थी मीना, जो अब ग्राम प्रधान की पत्नी थी। वह सरकारी स्कूल में गणित और विज्ञान की अध्यापिका भी है। मैं तो यह सुनकर चौंक गया और बोला, वह विज्ञान की अध्यापिका है? मुझे याद आया, मीना का ध्यान तो पढ़ाई में कम ही लगता था। उसका इस लड़के व अन्य लड़कों से कईयों से प्रेम प्रसंग चलता रहता था। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह अध्यापिका कैसे बन गई, और वह भी गणित और विज्ञान की। लेकिन यही विडंबना है, जिसने कभी कोई रिश्ता नहीं निभाया, कोई दोस्ती नहीं निभाई। उसने कभी कड़ी मेहनत नहीं की और हमेशा तिक्रमों के पीछे भागती रही। गांव वालों ने जब उसे पकड़ा तो उसे उसके घर में बंद कर दिया। कमला की दशा पर सबको तरस आ रहा था, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पाता था। मुझे तो लगता था कि सब खुश थे। मैंने कमला के बच्चे को गोद में उठा लिया। 10-12 दिन उसे अपने घर में रखकर उसे नहलाया, धुलाया, बाल करीने से कटवाए और उसे पौष्टिक चीजें खिलाई और काम चलाओ अंग्रेजी सिखाई। फिर शहर के एक प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल में उसका दाखिला करा दिया। कमला की माता पिता अपने नाती से मिलने आए तो वह भी उसे पहचान नहीं पाए। उसे बड़े बाबू साहब का बेटा समझने लगे। जब मैंने बताया कि यह कमला का बेटा है तो वे बड़े खुश हुए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वे मुझे दुआएं देने लगे और उन्होंने मुझे बहुत सारे आशीर्वाद दिए। कमला की माँ बोली,
मेरी बेटी को खुद भी पढ़ने का बहुत शौक था। वह खूब आगे तक पढ़ना चाहती थी। ये सपना उसका कभी पूरा नहीं हो पाया, बस हालातों में फंसकर रह गई। लेकिन आज उसके बच्चे को इतने अच्छे स्कूल में दाखिला मिल गया है, शायद अब उसका सपना पूरा हो सके। आज उसकी तबीयत ठीक होती तो वह यह देखकर झूम रही होती। जुग जुग जियो बेटा कमल, तुमने बहुत अच्छा किया है। फिर हम सभी कमला से मिलने अस्पताल गए, लेकिन मुझे देखते ही वह फिर से बड़बड़ाने लगी। चला जा यहाँ से। मेरा दिल हलक को आ गया। मन ही मन मैं उसकी तरफ देखकर बोलता था, अब भी देर नहीं हुई है, तुम अपने दिल की कह दो। मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, कमला की सेहत में सुधार कब तक आएगा? डॉक्टर बोले, समय लगेगा सर, धीरज रखिए। मैं उदास तो बहुत था, जी करता कि वह उठ खड़ी हो, मुस्कुराकर मेरे पास चली आए और मैं उसे कस के गले लगा लूं। तूने जीवन में बहुत दर्द कष्ट सह लिया कमला, अब तेरा कमल आ गया है। अपने पैरों पर खड़ा होकर कमला मुझे पहचान तो ले। मुझे बड़ी उम्मीद थी वह जल्दी ठीक हो जाएगी और अपने बेटे को पढ़ाई करता देखकर प्रसन्नता से फूल नहीं समाएगी। मैं कमला को भी ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री दिलाऊंगा, उसका हर सपना पूरा करूंगा। एक दिन डॉक्टर का फोन आया, कहने लगे, कमल जी, कमला की दिमागी हालत अब पहले से काफी ठीक है, आप चाहे तो उनको डिस्चार्ज करा के ले जा सकते हैं। आगे का इलाज लंबा चलेगा, जो आप घर पर भी करा सकते हैं। तभी मैं एक उम्मीद के साथ भागा भागा अस्पताल पहुंचा। उसे नहला धुला के नए कपड़े पहनाए गए थे, बाल करीने से काढ़े गए थे। अच्छा खाना पीना और देखभाल के चलते उसकी सेहत में काफी सुधार आने लगा था। अब वह देखने में भी काफी सुंदर लग रही थी। जैसे ही मैं अस्पताल पहुंचा, कमला ने मुझे देखते ही पहचान लिया और उसकी आंखों में एक अनोखी सी चमक आ गई। वह बोली, अरे तुम कमल हो ना? मेरी खुशी का भी पारावार न रहा कि उसने मुझे पहचान लिया। मैं चहक कर बोला, हाँ कमला, मैं कमल। तो वह एकदम से खड़ी हो गई और बोली, कैसे हो तुम? मैंने कहा, मैं ठीक हूं कमला। और वह कहने लगी, तुम यहाँ कैसे? अस्पताल में कोई बीमार है क्या? कमला की माँ पास में खड़ी थी तो उन्होंने कमला को बताया कि किस तरह कमल उसे गांव से लेकर आया है, उसके बेटे को हॉस्टल में डाला है और कमला का लंबे समय से इलाज करवा रहा है। वह तो कृतज्ञता से भर उठी और बोली, कमल, तुमने यह सब किया मेरे लिए? सच में तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। मैं किन शब्दों में तुमसे धन्यवाद कहूं? मैं बोला, हाँ सच्चा दोस्त, लेकिन वक्त पर तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया ना कमला, इसका मुझे बड़ा अफसोस है। कुछ देर के लिए चुप्पी छाई रही। मैं बात आगे बढ़ाते हुए बोला, अब तुम मुझे धन्यवाद नहीं बल्कि आश्वासन दो कि तुम अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करोगी। जो तुम्हारी पढ़ाई छूट गई है उसे अब तुम पूरा करके दिखाओगी तो दोस्ती पक्की, तभी मैं समझूंगा कि मैंने अपनी दोस्ती निभाई। उसकी तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला। वह चुपचाप खड़ी रही। घर आकर मैंने कुछ दिन उसे सेहत सुधारने का समय दिया। एक दिन मैंने देखा कमला अपना बैग पैक कर रही थी। मैं एक फार्म लिए भागा भागा उसके कमरे में गया और बहुत ही जोश में बोला, यह देख कमला, ओपन यूनिवर्सिटी स्कूल के फार्म है, इंटर का है। तुम इसे भर के रख देना, मैं कल इसे जमा कर दूंगा। ये ओपन स्कूल का फॉर्म है, तुम्हारी जो इंटर रह गई है उसे कर लेना। एकदम से उसने मुझे देखा, विचलित सी नजर डाली और फिर खिड़की के बाहर देखने लगी और बोली, कमल, मुझे गांव पहुंचा दो। मैं बोला, क्या बोल रही हो कमला तुम? वह बोली, कमल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा इलाज करवा दिया। मैं अब बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। मेरा बेटा पढ़ रहा है ना, मेरे लिए वही काफी है। तुम मुझ पर बस यह कृपा कर दो। तो मैंने कहा, तुमको कितना शौक था कमला आगे पढ़ने का, ये एक मौका है। इलाज के लिए आई हो तुम तो ये फॉर्म भी भरती जाओ ना। कमला कहने लगी, कमल, मैं क्या करूंगी अब पढ़ के? मैंने कहा, कमला, तुम्हारी कोई उम्र ही क्या है? कोई उम्र नहीं निकल गई है, पढ़ लिख कर नौकरी भी कर सकती हो। हर काम का एक वक्त होता है। वह कहने लगी, कमल, अब वह मेरा समय निकल गया। मैंने कहा, कमला, गांव जाकर क्या करोगी, कहाँ रहोगी? और वह कहने लगी, कमल, क्यों? मेरा घर है, खेत है, खेती करूंगी। मैं कहने लगा, और वह तुम्हारा शराबी शक्की पति? तब कमला कहने लगी, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तब मैं टूटी, निराश, अवसादग्रस्त थी। अब मेरे पास तुम्हारी दोस्ती का आत्मविश्वास है कमल।
मेरी दोस्ती की खातिर ही मैंने कहा, कमला तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती तो। मैंने अपने हाथ का फार्म उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन कमला ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मैं समझ गया कि तब इसी कमला की आंखों में ज्ञान की प्यास का जब कोई मोल नहीं रहा, तो सीखने की कोशिश का इसके दिमाग में नहीं है कि अब उसे दिख रहा है उसे अब करना क्या है। और मेरी आशाओं का एक टिमटिमाता दिया बुझ गया और मैं यह आस लगा रहा था कि मैं कमला को पढ़ाऊंगा, लेकिन वह तो एक भारतीय नारी थी। उसे तो अपनी ससुराल, अपना पति, चाहे वह पियक्कड़ है, कुछ भी उसके साथ जिंदगी गुजारनी है। उसे तो अपना घर, वह टूटी फूटी झोपड़ी ही प्यारी लगती है। दोस्तों, यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है, क्योंकि जो कमला है वह अपने घर चली गई और अपने ससुराल, वहां जाकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो टिक गई है उसी में सिमट गई। उसका बेटा हॉस्टल में पढ़ रहा है और हमारी कहानी भी दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। समय समय पर कमल आता है, उसकी बड़ी दोस्ती है, उसे निभा रहा है। कमला का उसे बड़ा सहारा है। कभी वह कमल को मन ही मन प्रेम करती थी, लेकिन आज उसका पति जैसा भी है उसका पति है, इसलिए वह एक मर्यादा में रहती है। ठाकुर साहब गांव के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, जिनके 3 बेटे थे। तीनों बेटों को देखकर ठाकुर साहब का गर्व आसमान छू जाता था। इनमें सबसे बड़ा बेटा जोरावर सिंह था, उसके बाद नवाब सिंह और सबसे छोटा फौलाद सिंह। फौलाद सिंह को बचपन में ही पोलियो हो गया था और गांव के माहौल में जितना इलाज मुमकिन था वो सब हुआ, लेकिन उसके पैरों में जान न लौट सकी, इसलिए वह कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। शुरुआत में तो ठाकुर साहब ने अपने छोटे बेटे की चिंता की, कई वैद्यों से दवा भी लेकर आए, लेकिन जब फौलाद सिंह की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ तो ठाकुर साहब ने उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। यही दुनिया की रीत है। ठाकुर साहब का सारा प्यार और ध्यान उनके दोनों बड़े बेटों पर केंद्रित रहा। फौलाद सिंह, जो घिसट घिसट कर जैसे तैसे चलता, उसने खुद को इस स्थिति के अनुसार ढाल लिया था। भले ही वह चल नहीं पाता था, लेकिन उसने कभी किसी का सहारा लेना पसंद नहीं किया। फौलाद समझ गया था कि लोग सहायता के बदले कुछ न कुछ जरूर चाहते हैं, और उसे लगता था कि वह किसी को कुछ दे पाने की स्थिति में नहीं है। ठाकुर साहब के पास भले ही हजारों हेक्टेयर जमीन थी, लेकिन फौलाद जानता था कि वह हमेशा अपने भाइयों पर निर्भर रहेगा। कभी कभी नकारात्मक सोच भी इंसान को सही दिशा दिखा देती है। फौलाद ने अपने नित्य कर्मों के लिए किसी पर निर्भर न रहने का प्रण किया। वह स्कूल भी नहीं गया, फिर भी उसका ज्ञान अपने भाइयों से अधिक था। वह बांसुरी बजाने में बहुत निपुण था और बांसुरी की धुन से वह अपनी अंदर की पीड़ा को भुला देता था। जोरावर सिंह और नवाब सिंह दोनों की शादी हो चुकी थी। दोनों की पत्नियां बड़ी ठाकुरों की बेटियां थी। जोरावर की पत्नी एक विधायक की बेटी थी, जिससे ठाकुर साहब को राजनीतिक लाभ भी मिला था। नवाब सिंह की पत्नी हालांकि केवल नाम की थी, वह फूहड़ता की प्रतिमूर्ति थी। वह भी एक अमीर बाप की बेटी थी, जो घर के बाहर के काम करने वालों को नौकर समझती थी। घर की सफाई तक का काम वह किसी औरत से करवा लेती थी। बस खाना बनाने का काम बचता था और उसमें भी उसकी जान निकल जाती थी। अक्सर दोनों औरतों की लड़ाई की आवाजें ठाकुर भान सिंह के कानों तक पहुंच जाती थी, जो अपने बड़े बेटों के साथ खेतों में काम में व्यस्त रहते थे। आज गेहूं की कटाई हो रही थी और भले ही मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन देख रेख की जरूरत तो थी ही। सुबह सुबह तीनों उठकर खेतों की ओर चले गए। ठाकुर साहब ने कहा, दाता दीन, जरा हवेली तक जाकर खाना ले आना। दाता दीन, जो ठाकुर साहब का पुराना नौकर था, घर के हालातों को अच्छी तरह से जानता था। उसे इस बात का कोई भरोसा नहीं था कि हवेली में आज खाना बना होगा, क्योंकि आदमियों के बाहर जाते ही दोनों औरतों का युद्ध शुरू हो जाता था। आज भी हवेली के बाहर रखी बेंच पर दाता दीन को आराम करने का मौका मिल गया, लेकिन आज जो स्थिति उसने देखी वह पहले कभी नहीं देखी थी। एक औरत अपने खिलाफ सहन कर सकती है, लेकिन अपने मायके वालों के खिलाफ नहीं, और जब मायका ससुराल से बड़ा हो तो दबने का सवाल ही नहीं। बड़ी बहू ने गुस्से में कहा, सुरुचि, खबरदार, अगर मेरे माँ बाप के बारे में कुछ कहा तो तेरी जबान काट लूंगी। मेरे माँ बाप कोई साधारण लोग नहीं है, बड़े घराने के लोग हैं और उनके संस्कार भी बड़े होते हैं। सच तो ये है कि लड़की के संस्कार
उसके मायके की प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। मैंने तो अपने मायके में कभी रसोई का काम नहीं किया, पर ससुराल में आते ही पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली। एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि घर पर 10-20 लोग न आए हों, पर कोई भी भूखा नहीं गया। बड़ी बहू की बातें सच थी, लेकिन यह उस समय की बात थी जब घर में देवरानी नहीं आई थी। देवरानी के आ जाने से प्रतिस्पर्धा ऐसी बढ़ी कि अब तो घर वालों को भी भूखा रहना पड़ता था। दाता दीन समझ गया कि आज उसे खाली हाथ लौटना होगा। काम करने वाले मजदूरों को भी पता चल जाएगा, और भले ही सामने कोई कुछ न कहे, पीठ पीछे जरूर बातें होंगी। दाता दीन कभी कभी काम में ढिलाई कर लेता था, लेकिन मालिक के प्रति वफादार था। दाता दीन हवेली की ओर चल पड़ा। कहते हैं, इत्र की महक को चाहे जितना छुपा लो, वो फैल ही जाती है। इसी तरह घर की बातें भी छिपाई नहीं जा सकती। दाता दीन ने ठाकुर साहब की इज्जत बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मजदूरों के बीच कुछ भी छिपा नहीं रहता। वैसे भी ठेले से खरीदी गई पॉलीथीन की पैकिंग को कौन नहीं पहचान सकता। ठाकुर साहब के घर में बहुओं के बीच एका नहीं था, दोनों में बहुत झगड़े होते थे। जब दाता दीन खाना लेने हवेली पहुंचा तो देखा कि वहां अखाड़ा बना हुआ था। दोनों बहुएं एक दूसरे को गिरा गिरा कर पीट रही थी। दाता दीन यह सब देख भी नहीं पाया और सर झुकाकर चुपचाप निकल गया। ऐसी कितनी ही बातें लोगों के बीच घूम रही थी। ठाकुर भान सिंह संवेदनशील व्यक्ति थे, लेकिन बेकार की बातों में उलझने का कोई अर्थ नहीं था। फिर भी मन को संतुष्टि मिल रही थी। उन्हें लगा कि दोनों बेटों की पत्नियों को समझाना चाहिए। दोनों अपने अपने तरीकों से पत्नियों को मनाने लगे। घर में खाना नहीं बना था, आदमी भूखे थे, पर औरतें एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी थी। जोरावर ने दामिनी से कहा, देखो उसके मुंह क्यों लगती हो? उसकी तेरे सामने क्या हैसियत है? बड़े घर के लोग छोटे लोगों के मुंह नहीं लगते। जोरावर ने युक्ति से काम लिया और उसकी युक्ति काम कर गई। सुबह से रूठी हुई दामिनी अब गुस्सा छोड़ने को तैयार हो गई। दूसरी तरफ नवाब सिंह ने भी सुरुचि से कहा, बड़े लोगों के मुंह लगने से क्या फायदा? छोटे हमेशा हारते हैं। सुरुचि को यह तर्क हजम नहीं हुआ, लेकिन नवाब सिंह ने समझाया कि बड़े लोग छोटे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। दोनों औरतें दिन के विवाद को भूलकर शाम का भोजन बनाने की तैयारी करने लगी, लेकिन ठाकुर भान सिंह अभी भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा, औरतों का दिमाग तभी खराब होता है जब आदमी ज्यादा डील देते हैं। संसार में किसी ने अपनी पत्नी को प्रेम नहीं किया है। बस हमारे ये दो बेटे ही ऐसे निकले जो अपनी पत्नियों को इतना सिर चढ़ा रहे हैं कि पूरे गांव में मजाक बन गया है। कोई बात नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ, आगे देखो क्या क्या होता है। ठाकुर भान सिंह आंगन में खड़े होकर जमकर अपनी बड़ास निकाल रहे थे, फिर बाहर बैठक में चले गए। अब उन्हें थोड़ी शांति महसूस हो रही थी और चैन की नींद आई। नींद में उन्हें यह पता ही नहीं चला कि उनकी क्रोध भरी वाणी ने दोनों बेटों के मन में वीरता का भाव भर दिया था। सचमुच बाबूजी सही कह रहे थे कि औरतों को तब तक कुछ समझ नहीं आता जब तक उनकी पूजा न की जाए। सुबह का वक्त था। जब ठाकुर भान सिंह ने हवेली के हालात देखे तो उनके होश उड़ गए। घर की बेकदरी देखकर उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। रात को दोनों पतियों ने अपने पत्नियों पर मर्दानगी दिखाने की कोशिश की थी, पर परिणाम उलटा निकला। काकी, जो इस नजारे की गवाह थी, सब कुछ देखकर ठाकुर भान सिंह के दिल में घबराहट भर गई। उनके बस में न तो दोनों बहुओं से निपटना था, न ही इन हालातों से। बड़े बड़े घरों की बेटियों को बहू बनाना उनके लिए अब भारी पड़ रहा था। ठाकुर भान सिंह के दिल में कहीं न कहीं यह ख्याल था कि उन्होंने बड़े घर की बहुएं चुनकर सही किया है, लेकिन अब वही उनके लिए सिरदर्द बन गई थी। उन्हें एहसास हो गया कि बेटियों का मायका चाहे कितना भी बड़ा हो, ससुराल में वो अपनी चाल चलती है। मगर कोई भी बाप ये कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसकी बेटी को ससुराल में परेशानी झेलनी पड़े। ऐसे मामलों में तो अक्सर ससुराल वालों को जेल की हवा खानी पड़ती है। पर दामिनी और सुरुचि का मकसद उन्हें जेल भेजना नहीं था, अपमान का बदला अपमान से ही लेना था। गांव में तो ये बातें हवा में उड़ रही थीं, कोई ठोस सबूत नहीं था। ठाकुर भान सिंह का सिर शर्म से झुक गया, लेकिन ये वक्त इस शर्मिंदगी में डूबने का नहीं था, बल्कि इस मुसीबत से बाहर निकलने का था। आखिरकार ठाकुर भान सिंह ने अपनी समझदारी का परिचय देते हुए पूरे मामले को गांव की सीमाओं के भीतर ही रोक लिया। अगर बात बाहर जाती
तो सब बर्बाद हो जाता। उन्होंने किसी तरह से खुद को और अपने बेटों को बचा लिया। वक्त बदलते देर नहीं लगती और उसी हवेली के आंगन में जहां कभी ठाकुर भान सिंह की आवाज गूंजती थी, अब वहां महिलाओं की लड़ाई का अखाड़ा बन गया था। हवेली जो कभी पुरुषों की शान का प्रतीक थी, अब महिलाओं की रेसलिंग का मैदान बन गई थी। दोनों ठाकुर रानियां दामिनी और सुरुचि एक दूसरे से कम नहीं पड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। कभी लगता कि दामिनी ने सुरुचि को मात दे दी तो अगले ही पल सुरुचि अपनी चाल से वापसी करती। अगर यह असल रेसलिंग का मैच होता तो दर्शक तालियां बजाने पर मजबूर हो जाते। घर के मर्दों के पास इस लड़ाई को देखकर भी अनदेखा करने के सिवा कोई चारा नहीं था। अब तो ठाकुर साहब और उनके बेटे को भी ठेले वाले से पूरियां मंगाने में कोई शर्म महसूस नहीं होती थी। दीवार के विवाद में सबसे ज्यादा फायदा ठेले वाले का ही हुआ था। हर रोज कुछ न कुछ नया हुआ करता, जिससे उसकी दुकानदारी चलती रहती। ठाकुर साहब अब उसके नियमित ग्राहक बन चुके थे। गांव में हर कोई इस घटना को लेकर चर्चाएं करता। कुछ लोग जासूस बनकर छटपटी खबरें फैलाते, जिनमें से ज्यादातर झूठी होती। पूरे गांव में एक ही व्यक्ति था जो वास्तव में ठाकुर साहब के दुख से दुखी था, जो उनकी परेशानी दूर करना चाहता था। उस व्यक्ति की छोटी सी बुद्धि में एक उपाय था जिससे सब कुछ बदल सकता था। ठाकुर साहब के नौकर दातादीन के दिल में कई बार बड़े बड़े ख्याल आते, लेकिन वो उन्हें कह नहीं पाता। बहुत जरूरत पड़ने पर ही वो बोलता। एक दिन ठाकुर भान सिंह ने पूछा, दातादीन आजकल क्या सोच रहा है? दातादीन ने उत्तर दिया, कुछ नहीं मालिक। इस तरह ठाकुर भान सिंह और उनके परिवार के हालात बिखरते चले गए और हवेली की दीवारें धीरे धीरे खामोश हो गई, जैसे उन पर जमी रंजिश की परतें गहरी होती जा रही हो। मालिक की सोच इस बात पर अटकी हुई थी कि यह दुनिया किस तरह नैतिकता की राह से भटकती जा रही है। धर्म और अधर्म के बीच की सीमाएं धुंधली हो गई है। मेरे चचेरे भाई की उम्र 40 के पार हो गई, लेकिन शादी अब तक नहीं हुई। ऐसे में वो एक जवान लड़की खरीद लाया। राम राम, ये कैसी घोर कलयुग की स्थिति है? ठाकुर साहब बोले, तुम कुछ भी बकते हो? लड़की कोई बकरी थोड़ी है जिसे खरीदा जा सके। दातादीन समझ गया कि मालिक के मन में कौतूहल जाग रहा है। वह भी जैसे एक चतुर व्यापारी की तरह बातें छेड़ रहा था। उसने कहा, मालिक, पहले तो मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन हाथ कंगन को आरसी क्या। बहुत से लोग इसी तरह के पाप करके अपना गुजारा चलाते हैं। कुछ धोखे में प्रेमियों से फंसती है तो कुछ अपने ही रिश्तेदारों की चाल में फंसती है। ये लड़कियां वही हैं जिन्हें मजबूरन बेचा जाता है। ये धंधा कई राज्यों में खूब फल फूल रहा है। सुना है पुलिस भी इसमें हाथ बटाती है। कुछ देर की खामोशी के बाद दातादीन ठाकुर साहब के मन के भावों को ताड़ गया था। उसने कहा, मालिक, मैं सोचता हूँ कि धर्म और अधर्म की व्याख्या बेहद जटिल है। भगवान राम ने भी बाली को धोखे से मारा था, और महाभारत के युद्ध में कर्ण का वध क्या धर्म था? वैसे भी इन लड़कियों को उनके माता पिता भी अपनाने को तैयार नहीं होते। इस तरह उनका जीवन बच जाता है। इनमें मायके की कोई शेख ही नहीं होती और ये घर भी अच्छे से संभाल लेती है। मेरी चाची भी बेहद खुश है। वो पूरे घर का काम करती है और चाची को कोई काम नहीं करने देती। ठाकुर भान सिंह कुछ देर विचार करते रहे, फिर धीरे धीरे अपने मन की बात व्यक्त करने लगे। कुछ भी हो, इन लड़कियों की पवित्रता तो संदिग्ध होती है। दातादीन ने जवाब दिया, मालिक, जैसी कीमत वैसा मान। इस धंधे में पवित्रता की कीमत सबसे ज्यादा होती है। लड़कियों की पवित्रता को संभाल कर रखा जाता है, और जिसकी पवित्रता खंडित हो जाती है वो बाजार में नहीं बिकती। अब आपसे क्या छुपाना मालिक, आप तो खुद समझदार हैं। फिर से शांति छा गई। ठाकुर भान सिंह को एक हल दिखने लगा। हालांकि ठाकुर साहब धार्मिक और नैतिक मूल्यों में विश्वास रखते थे, फिर भी वे इसे सोच समझकर धर्म का रूप देने का मन बना रहे थे, जिसे उनकी आत्मा अभी भी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रही थी। अगर सच में इस तरह किसी लड़की को खरीदकर भोला सिंह से शादी करा दी जाए तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। उस लड़की का मायका तो उसे अपनाने से रहा, तो वो किसके बल पर कुछ करेगी? मन में कई तरह के विचार आते जाते रहे। अंत में स्वार्थ ने धर्म पर विजय पाई। अधर्म ने धर्म का चेहरा पहनकर कहा, इसमें अधर्म कहाँ है? जिससे लड़की का जीवन पहले ही बिगड़ चुका है, उसे हम सुधारेंगे।
ठाकुर भान सिंह और दाता दीन के बीच आंखों ही आंखों में बात हो गई और दाता दीन मालिक का काम करने निकल पड़ा। ये काम इतना आसान भी नहीं था। आखिर उसे ऐसी लड़की खरीद कर लानी थी जो मालिक की उम्मीदों पर खरी उतरे। कहीं पहले से दूषित लड़की मालिक के परिवार के लिए सही नहीं होगी। दाता दीन की वफादारी काबिल ए तारीफ थी। मालिक के काम के लिए उसने कहां कहां नहीं भटका और आखिरकार उसकी तलाश एक लड़की पर आकर रुकी। इस लड़की की पवित्रता पर शंका करने का कोई भी कारण नहीं था। उसके एक करीबी रिश्तेदार ने उसे छल से एक गैंग के हवाले कर दिया था। इसके बाद वह कितने ही संघर्षों से गुजरती हुई यहाँ तक आ पहुंची थी। मुझे भी यह भली भांति ज्ञात था कि भारतीय समाज देवियों की पूजा तो करता है, पर देवी स्वरूप स्त्रियों पर यकीन नहीं करता। उसे लगातार यही समझाया गया था कि अब उसके माता पिता भी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। फिर जीवन तो जीना ही है, किसी वैश्या के जीवन से बेहतर है कि वह यहाँ रहे। लड़के का नाम सत्यवती बताया गया था, पर उसे सभी कुछ और ही पुकारते थे। उसकी उम्र लगभग 20 साल थी और गोरा रंग उसके चेहरे की सुंदरता को और भी निखार रहा था। वह इतनी खूबसूरत थी कि ऐसा लगता था विधाता ने उसकी रचना करते समय उसकी सुंदरता पर बहुत ध्यान दिया, पर उसके भाग्य पर ध्यान देना भूल गए। कुछ महीनों पहले ही अपने माता पिता की लाडली बेटी किसी और के पाप का दंड भुगत रही थी। कोलाद सिंह की स्थिति उस बिल्ली के समान थी जो दूर से मांस के टुकड़े को ताक रही थी। अचानक मांस का टुकड़ा गिर गया। उसकी शादी की तो कोई संभावना नहीं थी, पर उसे इतनी सुंदर दुल्हन मिल गई। सुरुचि ने सत्तो को घर की काम करने वाली नौकरानी से अधिक कुछ नहीं समझा था। अब दोनों बड़ी बहुओं के बीच दोस्ती थी। जो झगड़े की वजह थी वह समाप्त हो गई थी। अब एकजुट होकर चलने से लाभ था। छोटी पर दबदबा बना रहेगा। छोटे लोगों को हमेशा दबाकर रखना चाहिए। देवरानी जेठानी आपस में सलाह करती थी, पर न तो दामिनी और न ही सुरुचि को सत्तो के अतीत के बारे में कुछ पता था। कभी उसके पिता उसे ढूंढते हुए आ सकते हैं, इस संभावना का कोई आधार नहीं था। आपस में लड़ते लड़ते यह उनकी आदत बन गई थी कि जब तक किसी पर गुस्सा न निकले उनका खाना हजम नहीं होता था। अब इस गुस्से का पात्र सत्तो बन गई थी और इसमें घर के किसी को भी आपत्ति नहीं थी सिवाय फौलाद सिंह के। फौलाद सिंह के दिल में सत्तो के लिए कोई प्रेम नहीं था। सच कहा जाए तो उसके प्रति अच्छे विचार भी नहीं थे। वह तो इस तरह की शादी के पक्ष में भी नहीं था। उसकी नजर में तीनों ने घर के हालात देखकर बाबूजी को बेवकूफ बनाया और अपना मतलब हल किया। इस विषय में फौलाद सिंह की राय कुछ हद तक सही थी। इस व्यापार में दिनों ने भी आर्थिक लाभ कमाया, पर उसने मालिक को धोखा नहीं दिया। परंतु फौलाद सिंह भी एक पुरुष ही था, पुरुष जो कि एक स्त्री की पवित्रता को कभी भी पूरी तरह स्वीकार नहीं करता। फिर सत्तो कितने संघर्षों के बाद उसके पास आई थी। उसके शुद्ध होने पर वह शंका नहीं करता था। सत्तो की पवित्रता के विषय में उसकी राय एकदम दृढ़ थी। उसने अब तक सत्तो को पत्नी का दर्जा भी नहीं दिया था, पर घर की नौकरानी पर बेवजह हाथ उठाना, उसे मारना पीटना कहाँ तक सही है। अब उसकी जिंदगी भी हवेली में ही कटनी है तो उसके साथ इंसान जैसा व्यवहार करना चाहिए। सत्तो फौलाद सिंह के समर्थन को उसका प्रेम समझती थी। वैसे भी उसके दिल में फौलाद सिंह के प्रति पहली नजर में ही दया आ गई थी। खुद के लिए तो सभी जीते हैं, यदि मेरा जीवन किसी के काम आ जाए तो यह बहुत बड़ी बात है। सत्तो मन ही मन यही सोचती थी। पुरुष और स्त्री में यही स्वाभाविक अंतर है। स्त्री वहां से सोचना शुरू करती है जहां पुरुष सोचना बंद कर देते हैं, परंतु बहुत बार यह सोचना गलत साबित होता है। सबसे पीड़ादायक पल वह होता है जब एक स्त्री को यह एहसास होता है कि वह जो सोच रही थी वह गलत था। फौलाद सिंह का दोहरा व्यक्तित्व सत्तो के मन में उलझन पैदा कर रहा था। आखिर ये कैसी अजीब हालत है जहां उसके जबरन बने पति उससे बेरुखी से पेश आते हैं। ठाकुर साहब, आप अपने दिल में ये कैसे ख्याल बना सकते हैं कि मैं ऐसी हूँ? सत्तो समझ नहीं पा रही थी कि वह अपने पति से कैसे बोले, क्या कहे। फौलाद सिंह ने कहा, ये सिर्फ मेरे नहीं, किसी के भी विचार ऐसे ही होंगे। मैंने तुम्हें सिर्फ मजबूरी में अपनाया है, लेकिन पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। ये सच्चाई है। सत्तो ने पूछा, फिर मेरे पक्ष में आपका अपनी भाभियों से झगड़ा करना क्या है? इस पर फौलाद सिंह ने जवाब दिया, आखिर मैं भी एक इंसान हूँ, कुछ तो इंसानियत है मुझ में। सत्तो समझ गई
कि फौलाद सिंह आखिरकार एक पुरुष ही है, मगर उसमें इंसानियत का कुछ अंश बाकी है। उसने कहा, ठीक है, मैं समझ गई। मैं अपनी पवित्रता का कोई दावा नहीं करूंगी। मैं एक औरत हूँ और मर्द कब ऐसी बातों से संतुष्ट हुए हैं। फिर भी हमारे बीच एक इंसानियत का रिश्ता तो बन सकता है। फौलाद सिंह ने सत्तो की बात का असल मर्म नहीं समझा। अचानक उसके मन में एक अनजाना ख्याल उठा जो शायद उसके लिए सही नहीं था। उसने कहा, देखो, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ। क्या तुम अपने माता पिता का नंबर बताओगी? मैं उन्हें यहाँ बुला दूंगा। सत्तो ने जवाब दिया, अब कौन माता पिता, कौन संबंधी, कौन पुराना जीवन। अब कोई मुझे अपनाएगा नहीं। आखिर सच क्या है? मेरा यही कि मैं एक औरत हूँ। मर्द अपनी इंसानियत का दम भरते हैं और मैं औरत होकर इंसानियत का रास्ता दिखाऊंगी। फौलाद सिंह उसकी बातों का मतलब पूरी तरह नहीं समझ पाया। बस इतना समझा कि सत्तो अब अपने पुराने जीवन में लौटना नहीं चाहती। सत्तो अब तक सबके जुल्म सहन करती आई थी, लेकिन अब उसके तेवर बदल गए थे। हालांकि यह गुस्सा खुद के लिए नहीं, बल्कि फौलाद सिंह के लिए था। भले ही दोनों के बीच कोई खास रिश्ता नहीं था, पर इस बात का किसी को अंदाजा नहीं था। सत्तो ने घर के मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, खासकर फौलाद सिंह की जरूरतों को लेकर। उसने कहा, क्या यह सही है कि सबकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, पर मेरे पति की विशेष जरूरतों का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। उन्हें चलने में दिक्कत होती है, फिर भी उनके लिए कोई व्हीलचेयर नहीं है। शौचालय की व्यवस्था भी उनके मुताबिक होनी चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान क्यों नहीं रखा गया? अंततः सत्तो की कोशिशों से फौलाद सिंह की जरूरतें पूरी की गई। घर में सबको लगने लगा कि सत्तो अपने पति का बहुत ख्याल रखती है। छोटी बहू के बारे में घर में चर्चा होने लगी कि वह सचमुच बहुत अच्छी है, पूरा घर संभाल रही है और खुद के लिए कुछ नहीं मांगती, बस पति की हर जरूरत का ख्याल रखती है। लेकिन सत्य क्या था? कोई नहीं जानता था कि सत्तो वास्तव में फौलाद सिंह की इंसानियत का बदला चुका रही थी, क्योंकि हर धर्म का अंत इंसानियत से होता है और इंसानियत से ही धर्म की शुरुआत होती है। दिखावा और आडंबर दिल को तुरंत भा जाते हैं, पर असली इंसानियत धीरे धीरे लोगों के दिलों में घर करती है और स्थायी प्रभाव छोड़ती है। आडंबर कभी कभी फिसल जाते हैं, पर इंसानियत का धर्म हमेशा प्रेम में खिला रहता है। फौलाद सिंह के दिल में सत्तो के लिए अच्छे विचार नहीं थे, लेकिन इंसानियत के नाते वह उसका साथ दे रहा था। सत्तो भी उसी इंसानियत के रास्ते पर चल रही थी जिससे वह अपना धर्म निभा रही थी। दोनों के दिलों में धीरे धीरे प्रेम का बीज अंकुरित होने लगा था। भले ही दोनों इसे स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन वह प्रेम का पौधा धीरे धीरे बढ़ने लगा, जैसे वह कह रहा हो, कब तक मेरी उपेक्षा करोगे? मैं एक दिन विशाल वृक्ष बनूंगा। सच्चाई ये है कि सत्य को झूठ कहने से वह कभी झूठ नहीं बनता। फौलाद सिंह अपनी पुरानी धारणाओं से विद्रोह करने लगा। सोचने लगा, ये लड़की वैसी नहीं लगती जैसे मैंने सोचा था। ये तो साक्षात देवी का रूप है। इस जन्म में मैंने कुछ खास अच्छा नहीं किया, पर लगता है विधाता ने मेरे किसी पिछले पुण्य का फल मुझे देने का मन बनाया है, तभी इस सत्य को मेरे जीवन में भेजा है। लेकिन मन कभी कभी उल्टी दिशा में भी चलता है। फौलाद सिंह के मन में शंका उठी, ये कहना या करना इस लड़की की मजबूरी भी हो सकता है। अब वह अपने पुराने जीवन में वापस नहीं जा सकती, वहां कोई उसे स्वीकार नहीं करेगा। इंसान को अपना सम्मान सबसे ज्यादा प्यारा होता है। अगर किसी की बेटी किसी अनाचार की दोषी हो जाए तो उसके माता पिता उसे मरा मान लेते हैं। शायद सत्तो भी अपने पापों का प्रायश्चित कर रही है। फौलाद सिंह के मन में तमाम ख्याल उमड़ घुमड़ रहे थे। वो चाहे जितना भी दृढ़ क्यों ना हो, कभी कभी उसके विचार उसे बेचैन कर देते थे। उसका मन शांत नहीं रहता। अरे, खुद को इंसान कहने वाले, मानवता का डिंडोरा पीटने वाले, क्या तुमने कभी उस लड़की के बारे में सोचा है? उसका सच जानने की कोशिश की है? उसके दर्द को समझा है? वह सोचता था वो अब तुम्हारी पत्नी है, लेकिन क्या तुमने उसे कभी पत्नी का मान दिया है? उसकी इच्छाओं को समझने की कोशिश की है? फौलाद सिंह का दिल करता था कि एक बार सत्तो को अपने पास बुलाकर उसके मन की बात पूछे, उससे प्रेम से बात करे, पर हर बार उसका अहंकार उसे रोक देता। सत्तो भी अपने मन की उलझनों में फंसी थी। उसे पता था कि वह इतनी मजबूर नहीं है कि अकेले जिंदगी नहीं बिता सके।
उसका हुनर, उसकी काबिलियत आज भी उसके साथ है। उसके मन में ये बात पक्की थी कि उसके पुराने जीवन में अब कोई उसे अपनाएगा नहीं। फिर भी वह इतना क्यों सहन कर रही है? क्यों नहीं इस बड़ी दुनिया में निकल जाती? वह अपने हुनर के दम पर कहीं भी अपना जीवन बिता सकती थी, पर हर बार फौलाद सिंह के प्रति उसकी करुणा उसे रोक देती। वह करुणा जो अब प्रेम का रूप ले चुकी थी, पर सत्तो इसे सिर्फ करुणा ही मानती थी। छोटे ठाकुर की कहानी सत्तो को संघर्षों की कहानी लगती थी। उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत कुछ सहन किया है। सत्तो का मन करता था कि जब उसने यहीं रहने का फैसला कर लिया है तो एक बार छोटे ठाकुर के पास जाकर उन्हें हिम्मत दे, उनसे कहे, भले ही आपके पास पैर नहीं है, पर ईश्वर ने सभी को कुछ न कुछ खासियत दी है, आपको भी दी होगी। उस छिपी हुई काबिलियत को सामने लाए। क्या आप सच में बेसहारा है? लेकिन सत्तो ऐसा नहीं कर पाती। आखिरकार वह भी एक औरत है, अपना अपमान कैसे भूल सकती है? मानवता का कर्ज उतारना एक बात है, पर उससे आगे वो नहीं बढ़ सकती थी। मानवता के रास्ते पर चलते हुए हवेली में कुछ ही महीनों में बदलाव दिखने लगा। पहली बार इस हवेली में फौलाद सिंह का सम्मान बढ़ा। सत्तो भी सुकून में थी। ठाकुर भान सिंह अब छोटे बेटे और बहू का हालचाल पूछने लगे थे। फौलाद सिंह की जेब में अब कुछ पैसे रहने लगे थे। दुनिया को दिखाने के लिए ही सही, लेकिन उनकी जरूरतें मानी जाने लगी थी। सबसे बड़ा बदलाव तो उस दिन आया जब ठाकुर भान सिंह ने अपनी सबसे छोटी बहू के लिए कुछ गहने बनवाए। सत्तो को पास बुलाकर कहा, बेटी, कुछ हद तक तुम्हारा दोषी मैं भी हूँ, मुझे माफ कर दो। वादा करता हूँ कि आगे से इस हवेली में तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी छोटी बहू भी दूसरी बहुओं की तरह सज धज कर रहे। मुझे ससुर नहीं बल्कि अपना पिता मानकर ये उपहार लो। सत्तो के दिल में ये बात घर कर गई। उसे अपने पिता की याद आ गई। कैसे उसके पिता उसकी छोटी छोटी खुशियों के लिए जी जान लगा देते थे। उसे नहीं पता कि अब वो उसे याद भी करते होंगे या नहीं। उसका दिमाग कहता था कि शायद उन्होंने उसे भुला दिया होगा, लेकिन दिल कहता था कि ये सच नहीं है। हाँ, वो अभी भी उसकी राह देख रहे होंगे। सत्तो की आंखें आंसुओं से भर गई। जब उसने ठाकुर भान सिंह की तरफ देखा तो उसके सामने जैसे उसके अपने पिता खड़े थे। सत्तो अपने ससुर के चरणों में झुक गई और उसके अंदर का सैलाब आंखों के रास्ते बह निकला। ठाकुर साहब के दोनों पैर धीरे धीरे सत्तो के सिर पर आ गए। सत्तो अपनी पहली जीत की खुशी मना रही थी। घर में वैसे तो दामिनी और सुरुचि दोनों ही सत्तो को छोटा समझती थी और उस पर हुक्म चलाना अपना हक मानती थी। ये उनकी गलती नहीं बल्कि उनके संस्कारों की वजह थी। वे धनी पिता की बेटियां थी और उनमें मानवता का अभाव था। लेकिन जब ठाकुर भान सिंह ने घर में साफ साफ कह दिया कि अब किसी ने छोटी बहू को तंग किया तो घर से निकाल दूंगा, तब दोनों घबरा गईं। उन्होंने समझ लिया कि इस वक्त समझदारी इसी में है कि नरमी से पेश आया जाए। दामिनी की शादी को 5 साल हो गए थे। सुरुचि की शादी को भी 3 साल पूरे होने वाले थे, पर दोनों की गोद अब तक सूनी थी। दामिनी को तो कई डॉक्टरों को दिखाया गया, उपवास और पूजा पाठ भी खूब हुए, पर जब भगवान नाराज होते हैं तो कुछ नहीं हो सकता। अब तक किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर धीरे धीरे सबके मन में यह सवाल उठने लगा कि घर में बच्चे की किलकारियां क्यों नहीं गूंजी। व्रत उपवास से भी ईश्वर खुश नहीं हुए, पर जब छोटी बहू को दिखाने के लिए भी सही बराबरी दी गई तो ईश्वर मानो प्रसन्न हो गए। कुछ ही दिनों में दोनों बड़ी बहुओं के गर्भवती होने की खबर आई। लोग कहने लगे कि यह तो छोटी बहू का असर है। इतने समय से कुछ नहीं हुआ और अब जब छोटी बहू के कदम हवेली में पड़े तो खुशियां भी आईं। हालांकि यह सब महज संयोग था, पर खुशियों के इस पल में एक और चिंता ने घर में जगह बना ली। घर में कोई बड़ी समझदार औरत नहीं थी। अगर ठाकुरानी जानकी देवी जिंदा होती तो बहुओं का साथ देती, लेकिन अब तो बहुएं भी अभी लड़कियां ही हैं। उन्हें इन हालातों की क्या जानकारी। सबसे छोटी सत्तो थी और ठाकुर साहब के लिए यह चिंता का विषय बन गया था। इस स्थिति में उनके समधी और समधिन उनकी मदद कर सकते थे। आखिर यह उनकी अपनी बेटियों का मामला था, इसलिए दोनों समधियों को खुशखबरी के साथ संदेश भेजा गया और उनसे मदद की गुहार की गई। लेकिन हकीकत यह है कि बड़े लोग इन मामलों में अलग तरीके से सोचते हैं।
एक सामान्य व्यक्ति ऐसी स्थिति में अपनी बेटियों की देखभाल को प्राथमिकता देगा, लेकिन बड़े लोग हर संबंध को पैसे से तोलते हैं। मानवीयता अक्सर उनके लिए गौण हो जाती है। दोनों समधियों की नजरों में ठाकुर भान सिंह की समझ छोटी थी, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाए। उन्होंने सोचा, क्या हम अपनी बेटियों की देखभाल खुद करेंगे? ये काम तो किसी नर्स से भी हो सकता है, फिर हमें क्यों परेशान किया जा रहा है? ऊपर से तो उन्होंने ठाकुर साहब से कुछ नहीं कहा, पर दोनों के पास अनगिनत बहाने थे। दामिनी की मां ने कहा कि वह खुद अपनी देखभाल नहीं कर पा रही है, और सुरुचि के घर से भी तरह तरह के बहाने आ गए, ऐसे बहाने जिन्हें मानना हर किसी की मजबूरी थी। गांव में बहुएं अपने ससुर से सीधे बात नहीं करती, उनसे पर्दा करती हैं। लेकिन जिस दिन ठाकुर साहब ने सत्तू को बेटी का दर्जा दिया, सत्तू ने उन्हें ससुर की जगह पिता मान लिया। हर समय तो नहीं, लेकिन जब भी ठाकुर साहब को चिंता में देखती तो उनसे बात करने लगती। सत्तू ने कहा, पापा जी, आप परेशान लग रहे हैं। ठाकुर साहब बोले, हाँ बेटी, हमारे गांव में कोई नर्स नहीं है और अब तुम्हारी भाभियों को आराम की जरूरत है। ऐसे में उनकी देखभाल कौन करेगा, यही चिंता की बात है। सत्तू ने कहा, पापा जी, आप बिल्कुल चिंता मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। घर के लोग यह मानने को तैयार नहीं थे कि इस जिम्मेदारी को सत्तू निभा सकती है, पर जब तक कोई नर्स नहीं मिल जाती तब तक काम तो चलाना ही है। सत्तू ने घर को भी संभाल रखा था और फौलाद सिंह की देखभाल भी करती थी। अब सत्तू दोनों जेठानियों की जिम्मेदारी भी संभालने लगी थी। उन्हें क्या खाना देना है, उनकी देखभाल कैसे करनी है, इसका सारा ज्ञान उसे जैसे खुद ब खुद हो गया। ये देखकर सब चकित थे कि सत्तू से एक भी गलती नहीं हुई। कस्बे की डॉक्टर सविता भी उसके ज्ञान पर हैरान थी। अनुभवी नजरें यह समझ चुकी थी कि सत्तू को मेडिकल फील्ड की अच्छी समझ है, जो यूं ही मुमकिन नहीं हो सकती। आखिर वो दिन भी आ गया जब ठाकुर साहब के घर में बच्चे की किलकारी गूंजी। दामिनी की डिलीवरी का समय था, पर इस खुशी के वक्त एक मुसीबत भी सिर उठा रही थी। डॉक्टर सविता की मुख्य नर्स उस दिन नहीं आई और दूसरी नर्स को आने में वक्त लग सकता था, लेकिन मुसीबत किसी का इंतजार नहीं करती। मौजूदा स्टाफ के साथ डॉक्टर सविता ने अपना काम शुरू किया। तभी उन्होंने देखा कि सत्तू बिना किसी निर्देश के प्रशिक्षित नर्स की तरह काम कर रही थी। उसने मुंह और सिर को ढक रखा था और हाथों में ग्लव्स पहन रखे थे। डॉक्टर को जिस वक्त जिस औजार की जरूरत होती, सत्तू बिना बोले ही उसे थमा देती थी। और ऑपरेशन थिएटर में बच्चे की किलकारी गूंजी। डॉक्टर सविता सत्तू के काम करने के ढंग को देख रही थी। सत्तू ने किस तरह नवजात के शरीर से खून और गंदगी को साफ किया, उसे कपड़े पहनाए, उसका वजन किया, उसकी जांच की और फिर उसे कपड़े में लपेट दिया। यह सब देखकर डॉक्टर सविता को यकीन हो गया कि सत्तू एक प्रशिक्षित नर्स थी। इतना हुनर तो सभी नर्सों में भी नहीं होता है। उधर ठाकुर भान सिंह कमरे में इंतजार कर रहे थे। मन ही मन सोच रहे थे कि ऐसे समय में सत्तू कहाँ चली गई, अभी उसका यही होना जरूरी था। तभी सत्तू नवजात को लेकर आई और बोली, बधाई हो पापा जी, आप दादा बन गए हैं, अपने पोते को गोद में लीजिए। ठाकुर साहब ने हाथ बढ़ाया, पर सत्तू ने मुस्कुराते हुए हाथ पीछे कर लिया। अरे, हमारा नेक तो आपने दिया नहीं पापा जी। एक पल के लिए सत्तू भूल गई कि वह कोई नर्स नहीं है जिससे नेक लेना है। अगले ही पल उसे एहसास हुआ और वह झेप गई। उसने पोते को ठाकुर साहब की गोद में दे दिया और फिर जल्दी से वापस चली गई, क्योंकि उसे जच्चा की सफाई करनी थी। अपने काम को अधूरा छोड़कर वह नहीं जा सकती थी। दूसरी तरफ लोग दबी आवाज में कहते थे कि इलाके में कई लड़कियां गायब हुई हैं, पर उनमें से केवल सत्यवती की रिपोर्ट थाने में दर्ज थी। साल भर से ज्यादा हो गया था और सत्यवती का पिता या माँ लगातार थाने के चक्कर लगाते रहते थे। वे कई बार दूसरे शहरों में लड़की को ढूंढने भी गए थे। उनकी जिंदगी का एकमात्र मकसद था अपनी गुमशुदा बेटी को ढूंढ निकालना। रामदीन, जो बैंक में चपरासी था, और उसकी पत्नी सावित्री, जो एक घरेलू महिला थी, ने अपनी बेटी को बेटे का प्यार भी दिया था। समय के साथ सत्तू की उम्र बढ़ती गई और पति पत्नी का प्यार भी। रामदीन अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता था, वह अपनी हैसियत से बढ़कर भी खर्च करता। रामदीन और सावित्री की जिंदगी में सबसे बड़ा गर्व का पल तब आया जब सत्तू को जिलाधिकारी महोदय ने बेस्ट नर्स का पुरस्कार दिया था। वे अपनी बेटी की तारीफ करते नहीं थकते थे। सत्तू वाकई काबिल थी
इतनी कम उम्र में वह सभी डॉक्टरों की चहेती बन चुकी थी। वह बच्चों को हंसाती, बुजुर्ग महिलाओं को हिम्मत देती और बीमारियों का ऐसा इलाज करती कि लोग उसे किसी चमत्कार से कम नहीं मानते थे। आज वह ठाकुर साहब की छोटी बहू बनकर खुशहाल जिंदगी जी रही है और उसका परिवार उसका सम्मान करता है। पर दूसरी ओर रामदीन और सावित्री को इसकी कोई खबर नहीं है। वे आज भी अपनी बेटी के गम में आंसू बहाते हैं। 1 साल से भी ज्यादा हो गया और रामलीला और सावित्री की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। एक रात सत्तो अस्पताल में ड्यूटी करने गई, लेकिन अगली सुबह घर वापस नहीं आई। उस दिन से लेकर आज तक रामलीला और सावित्री उसकी तलाश में दर-दर भटक रहे हैं। रामलीला की नौकरी में इतनी छुट्टियां नहीं मिलती थी, इसलिए उसने नौकरी ही छोड़ दी। जो थोड़ी बहुत पुश्तैनी जमीन थी उसे बंटाई पर देकर और पुरानी जमा पूंजी से काम चला रहे हैं। लोग उन्हें पागल समझने लगे हैं। कहते हैं कि जिस लड़की ने उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी उसी के लिए पागल हो रहे हैं। लेकिन इन बातों का रामलीला और सावित्री पर कोई असर नहीं पड़ता। थाने में थानेदार उन्हें फटकारता है, पर फिर भी वो बार बार वहां पहुंच जाते हैं। अखबारों में अपनी बेटी की फोटो निकलवाते हैं। सूचना देने वाले को भारी इनाम देने की घोषणा करते हैं। अब वो अखबार वालों के नियमित ग्राहक बन गए हैं। अखबार वाले भी उन्हें नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए उनकी आवभगत करते हैं। लेकिन जैसे ही रामलीला वहां से हटते हैं, अखबार वाले उनकी बेबसी पर हंसते हैं। सोचते हैं कि अब खोज रहा है, पहले ध्यान रखता तो ये नौबत नहीं आती। वे यह भी कहते हैं कि लड़की किसी के साथ भाग गई होगी, हो सकता है किसी कोठे की शोभा बना दी गई हो। पुलिस ने रिपोर्ट लिखकर अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ ली, पर जब रामलीला और सावित्री उनसे पूछने जाते हैं तो वे बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अपमानित भी करते हैं। अरे भाई, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, आपको भी साथ देना होगा, दरोगा कहता है। रामलीला और सावित्री जवाब देते हैं, बाबूजी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस बार भी उसे ढूंढने गए थे। तब दरोगा व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहता है, कहां कहां तलाश की? क्या उन जगहों पर भी गए जहां लड़की मिल सकती है? रामलीला समझते हुए भी अनजान बनता है, लेकिन भीतर ही भीतर जल रहा होता है। उसका मन करता है कि दरोगा को वहीं मार दे, फिर चाहे फांसी हो जाए। उसे लगता है कि उसने अपनी बेटी को मुसीबत से बचाने में नाकामी हासिल की है। लेकिन रामलीला के मन में यह बात कभी नहीं आई कि सत्तो किसी प्रेमी के साथ भाग सकती है। उसे अपनी बेटी पर और उसकी परवरिश पर पूरा भरोसा था। उसकी सत्तो हमेशा उसे अपने दिल की बात बताती थी, तो अगर ऐसा कुछ होता तो वह सबसे पहले उसे बताती। प्रेम और विश्वास के सहारे ही रामलीला का धैर्य बना हुआ था। उधर भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों ने भी अपनी ईमान बेच दी थी, और जो कभी थाने के सर्वेसर्वा थे, आज वो भी आम अपराधियों की तरह जेल में बंद थे। अब थाने में एक नई टीम थी जो ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ थी। इस नई टीम ने आते ही दिखा दिया कि वे अपने काम को बखूबी निभाने में सक्षम है। नए इंस्पेक्टर राधा और दरोगा मयूरी की जोड़ी पहले भी कई जगहों पर मिसाल कायम कर चुकी थी। खास बात यह थी कि इंस्पेक्टर राधा मयूरी की सास थी और ये दोनों पुलिस विभाग की बिगड़ी छवि को सुधारने में लगी हुई थी। इंस्पेक्टर राधा मयूरी की सास थी, ये बात ही अपने आप में खास थी। राधा का बेटा नारायण पुलिस में अफसर था, जो बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहीद हो गया था। राधा के पति हुकुम सिंह भी पुलिस में थे और उन्होंने भी अपनी जान कुर्बान कर दी थी। इस परिवार में किसी को भी मौत से खौफ नहीं था, जैसे सब एक ही मिट्टी से बने हों। जहां भी हालात काबू से बाहर हो जाते, उन्हें वहीं भेजा जाता। उनकी जिंदगी का मकसद बस यही था। लेकिन अब तक उनके ध्यान में ये नहीं आया था कि लड़कियों के गायब होने के मामलों पर भी गौर किया जाए। राधा और मयूरी, जो अपनी ड्यूटी को पूजा समझती थी और औरतों की ताकत को अच्छे से जानती थी, अब जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो वे चुप नहीं बैठने वाली थी। अगर जरूरत पड़ी तो अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार थी, क्योंकि यह उनके परिवार की आन बान शान थी, जिसे वे बखूबी निभा रही थी। आज का दिन कुछ अलग था। दोनों ही औरतों का मन काम पर जाने का नहीं था, लेकिन पुलिस की नौकरी में आराम कहाँ। हर साल एक दिन ऐसा जरूर आता था जब राधा अपने बेटे और मयूरी अपने पति को याद करके कुछ देर आंसू बहाती थी। राधा के पति का शहीद होना भी एक पुरानी बात थी।
और वक्त के साथ उस दुख पर मरहम लग चुका था। लेकिन बेटे और बहू का दुख वो आज भी ताजा था। राधा ने मयूरी के कंधे पर हाथ रखा तो मयूरी पलटकर राधा से लिपट गई। ये वही मयूरी थी जो ड्यूटी पर फौलाद मानी जाती थी। आज दोनों औरतें अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रही थी। राधा बोली, न बेटा, इतना नहीं रोते, जबकि खुद राधा भी रोए जा रही थी। फिर भी वो मयूरी को चुप करा रही थी। मयूरी ने कहा, मम्मा, जरा रोने भी नहीं देती हो? साल में बस एक दिन तो रोने का हक दो। प्रेम के दीपक में आंसू बने घी को बहा लेने दो। राधा ने मयूरी को अपने सीने से चिपका लिया, जैसे माँ अपने छोटे बच्चे को दुख से बचा लेती है। मयूरी थोड़ी देर के लिए अपने दुख भूल गई। फिर दोनों ने एक दूसरे के आंसू पोंछे और सब सामान्य हो गया। उस हवन से मिली ताकत में आज मयूरी कुछ और ही लग रही थी। आज उसने वो सभी शिकायतें देखी जो पहले अनदेखी की जा रही थी। मयूरी ने मुंशी को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। वैसे ये काम खुद उसी के लिए सिरदर्दी का सबब बनने वाला था, क्योंकि मुकदमा दर्ज करने के बाद सारी जांच पड़ताल और एफआईआर का जिम्मा भी उसी पर था। लेकिन थाने का रिकॉर्ड साफ रखने का एक ही तरीका था, और वो ये कि ज्यादातर शिकायतों को पड़ी रहने दिया जाए। अचानक एक शिकायत पढ़ते ही मयूरी तुरंत उठ खड़ी हुई। एक हवलदार को साथ लेकर वो सीधे उस पते पर निकल पड़ी। इंस्पेक्टर राधा समझ गई कि जरूर कोई बड़ी बात है, क्योंकि मयूरी की काबिलियत पर उन्हें पूरा भरोसा था। उधर रामदीन और सावित्री कितनी बार थाने गए, लेकिन कभी किसी ने उनसे ढंग से बात नहीं की। आज थाने की दरोगा खुद उनके दरवाजे पर खड़ी थी। रामदीन और सावित्री के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। मयूरी ने पूरी जानकारी जुटाकर रामदीन और सावित्री को दिलासा दिया और वादा किया कि वो खुद सत्तों को तलाश करके लाएगी। रामदीन को ऐसा लगा जैसे आज सचमुच माँ दुर्गा उनके घर आई हो। शाम तक मयूरी ने इस मामले की पूरी तहकीकात कर ली थी। सत्तो एक होनहार नर्स थी जो सुबह अस्पताल से घर लौटते वक्त गायब हो गई थी। मुखबिरों से यह भी पता चला कि इस इलाके में और भी लड़कियां गायब हुई हैं। राधा को भी अब चिंता होने लगी कि कहीं मयूरी बिना बताए किसी दबिश पर तो नहीं निकल गई। इस लड़की में बस यही कमी थी, पूरी बात नहीं बताती। तभी मयूरी वापस आकर बोली, मैडम, बड़ी गड़बड़ है। राधा का मन हुआ कि उठकर मयूरी को गले लगा ले, लेकिन ड्यूटी पर भावनाओं से दूर रहना जरूरी था। फिर भी मयूरी की बात सुनकर वो चौंक गई और थोड़ी ही देर में सारे मुखबिर थाने में हाजिर थे। राधा ने तीखी नजरें घुमाते हुए कहा, तुम सब मुफ्त में काम नहीं करते हो, हम तुम्हें मनचाहा मेहनताना देते हैं। मुझे बस एक ही चीज चाहिए, गायब हुई सभी लड़कियों की पूरी जानकारी मेरे पास होनी चाहिए। शहर में कुछ भी असामान्य लगे तो मुझे तुरंत खबर मिलनी चाहिए। गुमशुदा लड़कियों का रहस्य जल्द से जल्द सुलझना चाहिए। राधा फिर मयूरी की ओर मुड़ी और बोली, मयूरी, इस केस की जांच तुम अपने अंदाज में करोगी, लेकिन अगर कुछ बड़ा कदम उठाने का इरादा हो तो मुझे पहले बताना। मयूरी ने सैल्यूट किया और बोली, यस मैडम। उसके बाद वह तुरंत निकल गई। राधा जानती थी कि अब मयूरी घर नहीं लौटेगी। दरअसल यह उनकी दोनों की कमजोरी थी। जब तक अपराधी उनके शिकंजे में न आ जाए तब तक सास बहू चैन से नहीं बैठती थी। कुछ ही समय में सब कुछ बदल गया था। कुछ महीने पहले तक जो सत्ता पर खरी उतरी थी, वो औरत अब सबकी निगाहों में ऊंची उठ चुकी थी। पहले उसे खरीदा हुआ समझा जाता था और कई बार उस पर दामिनी और रुचि ने हाथ भी उठाया था। उसकी पवित्रता पर उसके पति फौलाद सिंह को भी विश्वास नहीं था। लेकिन आज वही औरत सत्या ठाकुर साहब की हवेली की रानी बन गई थी। उसकी दोनों जेठानियां उसे बहुत इज्जत देती थी। अब हवेली में जो कुछ भी होता था वह उसकी मर्जी से होता था। जहां पहले हवेली की बहुओं के झगड़े गांव में चर्चा का विषय होते थे, वहीं आज वहां 3 बहुएं नहीं बल्कि 3 बहनें रहती थी। सत्तों के बाद रुचि की जान पहचान में भी संतों का प्रमुख हाथ था। आज गांव का बच्चा बच्चा जानता था कि सत्तो कोई साधारण लड़की नहीं है। वह एक बेहतरीन नर्स थी, लेकिन गांव में उसे डॉक्टर बहू के नाम से जाना जाता था। युवा लड़कियां उससे सलाह लेने के लिए हमेशा उसके पास आती थी। गांव का कोई भी व्यक्ति बीमार होता तो दरवाजे पर आवाज लगाता, अरे डॉक्टर बहू, जरा अपनी चाची को देख लेना। और वह आवाज देती, अभी आई चाचा।
देखती हूँ चाची को क्या हुआ। वैसे तो गांव में बहुएं बड़ों से बोलती नहीं थी, पर सत्तो पर यह नियम लागू नहीं होता था। वह गांव की बहू नहीं बल्कि बेटी थी। पुराने रीति रिवाजों के समर्थक भी अब अपनी धारणाओं से हटने लगे थे। सही बात तो यह है कि वक्त के साथ चलना ही समझदारी है। अगर बहू अपने ससुर से बात करती है तो इसमें परेशानी की क्या बात है। परिवार में सभी को एक दूसरे की जरूरत होती है और बातचीत से समस्याओं का हल भी निकल आता है। सत्तो के साहस की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। वह महिलाओं के स्वावलंबन का पाठ पढ़ाने वाली थी, एक ऐसी लड़की जो कभी नहीं थकती। उधर ठाकुर बान सिंह ने अपने नातियों के जन्म पर भव्य समारोह का आयोजन करने का फैसला किया। परिवार में सहमति बनने के बाद तैयारियां शुरू हो गईं। सभी रिश्तेदारों और आसपास के गांवों को निमंत्रण भेजा गया। ठाकुर साहब के मिलने वालों की लंबी सूची थी। सभी को न्योता दिया गया। फिर भी ठाकुर साहब को लग रहा था कि कुछ छूट रहा है। अंततः उन्होंने सत्तो से कहा, बेटी, तैयारियों में कोई कमी तो नहीं रह गई है? सत्तो ने कहा, नहीं पापा जी, सब ठीक है। ठाकुर साहब ने गंभीर स्वर में कहा, फिर मुझे क्यों लगता है कि कुछ छूट रहा है? सत्तो हैरान रह गई। ठाकुर साहब कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटी, क्या तुम्हारे माता पिता सचमुच तुम्हें नहीं अपनाएंगे? मुझे तो लगता है कि वे तुम्हें याद कर रहे होंगे। जब मैं तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ तो तुम्हारे पिता तुम पर विश्वास क्यों नहीं करेंगे? मुझे नहीं पता कि तुम्हारे माता पिता कौन है, लेकिन वे निश्चित रूप से महान है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे जैसी गुणी बेटी को जन्म दिया है। एक बार अपने पिता से बात कर लो और अपनी माँ का हालचाल पूछ लो। उन्हें भी इस आयोजन में बुला लो। सत्तो उनके शब्दों पर विचार करने लगी। उसका मन दुविधा में था। क्या उसके माता पिता सचमुच उसे याद कर रहे होंगे या उसे भूल चुके होंगे? जब बात सम्मान की आती है तो लोग अपना प्रेम तुरंत त्याग देते हैं। ससुर जी की बात सत्य है, लेकिन क्या यह संभव नहीं है कि अगर उन्हें पता चले कि मैं यहाँ हूँ तो वे इस परिवार पर संकट डाल देंगे? कैसे वे स्वीकार करेंगे कि मैं इस घर में हूँ? अब यह मेरा घर है और ससुर जी मेरे पिता है, जेठ जी बड़े भाई है और जिठानियां बड़ी बहनें हैं। अपने अतीत के लिए मैं अपने वर्तमान परिवार को संकट में नहीं डाल सकती। एक दिन मयूरी का फोन बजने लगा। उसने उठाकर कहा, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो मैडम, मैं संतरा बोल रहा हूँ। एक जरूरी खबर देनी है। जतीपुरा गांव की लड़की संध्या कल से लापता है। मयूरी की टीम तुरंत हरकत में आ गई और तकनीकी साधनों का इस्तेमाल करते हुए अपराध की दिशा का सुराग मिला। इंस्पेक्टर राधा ने एक बार फिर मुखबिरों को सतर्क किया, ये लड़की शहर से बाहर नहीं जानी चाहिए, मानव तस्करी का मामला है। जल्द ही अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। लॉकअप में जब उनसे सख्ती से पूछताछ हुई तो कई सफेद पोश भी इस गंदे धंधे में शामिल पाए गए। शिवानी, जो एक जानी मानी समाज सेवी के रूप में मशहूर थी, असल में महिलाओं के एनजीओ की आड़ में तस्करी का काम कर रही थी। लोग उसे देवी मानते थे, पर वह असल में एक राक्षसी निकली। लॉकअप में भी शिवानी के चेहरे पर अहंकार साफ झलक रहा था। उसने राधा से कहा, तुम क्या समझती हो? मेरी ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं है। थोड़ी देर में बाहर निकल जाऊंगी। मेरी शादी तो मैं पलक झपकते ही तुड़वा सकती हूँ। राधा ने उसकी बातों का जवाब एक जोरदार थप्पड़ से दिया, जिससे शिवानी को दिन में तारे नजर आने लगे। राधा ने कहा, ये वर्दी किसी की दया से नहीं मिली है जो इसे उतरवा दे। चाहो तो ऊपर तक जिसे चाहो फोन कर लो। मैं तुम्हें पूरे 2 घंटे का वक्त देती हूँ। देख लो क्या तुम्हारी ताकत तुम्हारे काम आती है। अगर नहीं तो चुपचाप हमारे सारे सवालों के सही जवाब दे देना, नहीं तो तुम्हें बर्फ की सिल्ली पर लिटाकर पिटाई करूंगी, जिससे पूरा शरीर जिंदगी भर दर्द में रहेगा। शिवानी ने 2 घंटे तक नेताओं को फोन घुमाए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। राधा की ईमानदारी की धाक के सामने सब खामोश रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया, शिवानी के चेहरे पर निराशा बढ़ती गई। आखिरकार शिवानी की हिम्मत टूट गई। उसने राधा से कहा, मैडम प्लीज मुझे मत मारो, मैं सब कुछ सच सच बताऊंगी। लॉकअप में शिवानी की तेज आवाजें गूंज रही थी। कुछ घंटे पहले जो औरत अपनी ताकत पर इतरा रही थी, वही अब राधा से रहम की भीख मांग रही थी। उसकी सूचनाओं से यह पता चला कि यह एक बड़ा गिरोह है जो लड़कियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर बेचता था। कुछ लड़कियों को वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दिया जाता था।
लेकिन इस बड़े तंत्र को तोड़कर लड़कियों को वापस लाना आसान नहीं था। असंभव शब्द उन लोगों के लिए होता है जो अपने काम से बचते हैं। राधा और मयूरी ने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया था। वे दोनों अपने कर्तव्य के लिए समर्पित थी। उनका सिद्धांत था, या तो कार्य पूरा करो या फिर कर्तव्य की राह में अपना सर्वस्व अर्पित कर दो। धीरे धीरे गायब लड़कियां वापस आने लगी। कई दोषी जेल में थे, लेकिन सत्यवती अभी भी लापता थी, जिसकी तलाश में कई अपराधी जेल में बंद थे। राधा और मयूरी को पूरा यकीन था कि वे एक दिन रामदीन और सावित्री को उनकी बेटी से जरूर मिलवा देंगी। उन्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास था और वे किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं थी। फौलाद सिंह रात का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दुनिया के सामने दोनों पति पत्नी रात को एक साथ सोते दिखते थे, लेकिन असलियत में रात होते ही उनके कमरे का माहौल बदल जाता था। सत्तू नीचे जमीन पर बिस्तर लगा लेती थी और जरूरत पड़ने पर फौलाद सिंह का ध्यान रखती, लेकिन उनसे कोई बात नहीं करती। दोनों इतने नजदीक होकर भी बहुत दूर थे। अब तक किसी ने भी पहल नहीं की थी, लेकिन आज फौलाद सिंह वह कदम उठाने को तैयार था। ये दूरियां उन्हीं की वजह से थी। जब सत्तो कमरे में आई तो उसने दरवाजा बंद करके अपना बिस्तर बिछाना शुरू किया। फौलाद उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। शर्म अभी भी उसकी मनह स्थिति पर हावी थी। सत्तो लेट गई और जल्दी ही नींद में डूब गई, लेकिन फौलाद सिंह की आंखों से नींद कोसों दूर थी। बहुत देर तक सोचते सोचते उसका दिल भारी हो गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मजबूत बनते हुए आंसुओं को पोंछा, लेकिन मन की उदासी ने उसे जकड़ लिया। आवाज सुनकर सत्तो जाग गई। उसने गिलास में पानी भरा और फौलाद सिंह की तरफ बढ़ाया। वह उसे इस हालत में देखकर चुप नहीं रह सकी और बोली, पानी पी लीजिए ठाकुर साहब, हिचकी बंद हो जाएगी। सत्तो ने फौलाद की आंसुओं से भरी आंखें देखी थी। एक पल के लिए वह विचलित हो गई। उसका दिल चाहा कि वह अपने पति को संभाले, उसके दुख का कारण पूछे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। दूसरों के दर्द को कम करने वाली औरत अपने पति के दर्द को नजरअंदाज कर रही थी। फौलाद सिंह ने दुखी होकर कहा, तुम्हें मेरी हिचकी दिख रही है, लेकिन ये आंसू नहीं दिख रहे। सत्तो चुपचाप रही। पानी का ग्लास हाथ में पकड़े फौलाद सिंह का इंतजार करती रही। उसका मन उसे अधिकार दे रहा था और प्रेम का पौधा अब इतना बड़ा हो चुका था कि वह अपने पति के दुख को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। फौलाद सिंह ने धीरे से कहा, सत्तो, मैं अपनी गलतियों को मानता हूँ, मुझे माफ कर दो। क्यों ना हम पुरानी बातों को भुलाकर नए सिरे से शुरुआत करें, अपने प्रेम की कहानी लिखे। सत्तो ने जवाब दिया, ठाकुर साहब, मैं आपकी सब बातें सुनूंगी और अपनी भी कहूंगी, लेकिन पहले आप पानी पी लीजिए और शांत हो जाइए। पानी पीने के बाद फौलाद सिंह सत्तो के बोलने का इंतजार करने लगा। सत्तो बोली, ठाकुर साहब, मुझे थोड़ा समय चाहिए। मुझे आप पर फिर से विश्वास करने के लिए वक्त चाहिए। आपके विचारों की स्थिरता पर यकीन करने के लिए कुछ समय लगेगा। प्रेम एक बहुत बड़ी चीज है, हमें इस परखने में वक्त तो लगेगा। आखिर सिर्फ इसलिए मुझे समय न दिया जाए कि मैं एक औरत हूँ, शायद सही नहीं होगा, है ना? आपने भी तो मुझे पवित्र मानने के लिए समय लिया था। फौलाद सिंह ने सत्तो के तर्कों के सामने हार मान ली और कहा, तुम्हारी बातें सही है, तुम मुझ पर विश्वास करने में समय ले सकती हो, लेकिन क्या हम आज से दोस्ती का रिश्ता बना सकते हैं? सत्तो को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। आज सत्तो ने अपने पति को दोस्त मानकर उसी के बिस्तर पर सोने का निर्णय लिया, और उसे इतना तो भरोसा करना होगा कि बिना उसकी अनुमति के फौलाद सिन्हा उसे छुएगा भी नहीं। अब फौलाद का इम्तिहान था कि वह दोस्ती की परीक्षा में खरा उतरे। सत्तो के साथ प्रेम रथ पर सवारी करने से पहले उसे दोस्ती की शर्तों को पूरा करना था। वैसे एक ही बिस्तर पर सो रहे मर्द और औरत दोनों का मन कभी भी विचलित हो सकता है, लेकिन फौलाद सिंह को सत्तो की मित्रता की कसौटी पर खरा उतरना था, ताकि वह अपने प्रेम को हमेशा के लिए पा सके। हवेली में आज बहुत चहल पहल थी। लगभग सारे रिश्तेदार आ चुके थे। अनेकों हलवाई, टेंट वाले, बिजली वाले और फूल वाले काम में लगे थे। किसी के पास फुर्सत नहीं थी। बच्चों के जन्म पर हिजड़े भी नेक मांगने आ चुके थे, पर आज फिर से हवेली पर पहुंचे थे। ठाकुर भान सिंह ने उन्हें भी निराश नहीं किया।
हवेली में ढोल बजने लगे थे, लेकिन अचानक पुलिस की कई गाड़ियां आ पहुंची। इंस्पेक्टर राधा के पास आईजी साहब का पत्र था, जिसमें लिखा था कि उनके मामले की जांच के लिए स्थानीय पुलिस को उनकी मदद करनी थी। इंस्पेक्टर राधा ने सख्त लहजे में कहा, सब कुछ बंद करो, सबको पकड़ो, कोई बचकर नहीं निकलना चाहिए, आदमी हो या औरत, पहले सभी को गिरफ्तार करो, अभी किसी की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। पुलिस की संख्या सैकड़ों में थी। पुरुष और महिला पुलिसकर्मी सभी को पकड़कर गाड़ियों में बैठाने लगे। पड़ोसी, रिश्तेदार, किसी का भी बहाना काम नहीं आया। आखिरकार ठाकुर भान सिंह ने पूछा, मैडम जी, आखिर मामला क्या है? आप मुझे नहीं पहचानती? विधायक जी, जो दामिनी के पिता भी थे, ने इंस्पेक्टर राधा से कहा। मैडम, हम तो यहाँ के ठाकुर हैं, हमारा अपराध से कोई लेना देना नहीं है। इंस्पेक्टर राधा ने गंभीरता से उत्तर दिया, अगर आपका कोई वास्ता नहीं होता तो हम इतनी दूर से नहीं आते। लड़की खरीदना कोई कानूनन काम नहीं है। ठाकुर साहब अब समझ गए थे कि उनकी गलती को छुपाना संभव नहीं। वे चुपचाप पुलिस की गाड़ी में जाकर बैठ गए। अब उन्हें अपना जीवन अंधकारमय लगने लगा था। उन्हें एहसास हो गया था कि अधर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा, और इस बात के जिम्मेदार केवल वही थे, उनके परिवार के अन्य लोग नहीं। हवेली में जो चहल पहल थी वो अब शांति में बदल चुकी थी। पुलिस ने सभी पुरुषों और महिलाओं को गाड़ियों में भरकर थाने पहुंचा दिया। हलवाई और अन्य कामगार अपना काम समेटकर चले गए। इंस्पेक्टर राधा के मन में एक सवाल था कि इनमें अपहृत लड़की कौन सी है? कोई भी लड़की जबरदस्ती के लक्षण नहीं दिखा रही थी। क्या यह अपराध लड़की खरीदने से भी आगे बढ़ गया है? क्या सत्यवती इनमें है या नहीं? कहीं उन्होंने उसे खत्म तो नहीं कर दिया, या फिर वह डर के मारे साथ बैठी है? थाने में पहुंचते ही रामदीन ने अपनी बेटी को पहचान लिया। रामदीन ने सत्तो की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैडम जी, यही मेरी बेटी है। और फिर वो बेटी के गले लग गया। सत्तो भी पिता के कंधे से लगकर रोने लगी। रामदीन ने भावुक होकर पूछा, कहाँ चली गई थी तू? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कैसी है तू? सत्तो ने पिता को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, पापा, मैं ठीक हूं, आप मुझे तलाश रहे थे, मुझे पता था। रामदीन ने रोते हुए कहा, तुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं तुझसे दूर हो जाऊंगा? तुझे हाथों से पाला पोसा है और मैं तुझ पर अविश्वास करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुझ पर मेरा भरोसा अटूट है। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा और इंस्पेक्टर राधा ने तब तक कोई हस्तक्षेप नहीं किया। जब दोनों शांत हो गए तो इंस्पेक्टर राधा सत्तो को सबसे अलग ले गई। लगभग 40 मिनट बाद वे लौटी। ठाकुर साहब के परिवार के हर सदस्य के लिए यह समय भारी बीत रहा था। भले ही सत्तो अब परिवार में अच्छी तरह से समा गई थी, लेकिन वह वास्तव में उसकी मजबूरी थी। आमतौर पर अपहृत लड़की को उसके घर वाले भी स्वीकार नहीं करते, और इस तरह का अपराध उन्हें सामाजिक धारा से अलग कर देता है। लेकिन रामदीन जैसे पिता के होने से सत्तो का जीवन बदलने में देर नहीं लगी। दामिनी और सुरुचि ने तो सत्तो को शुरू में मारपीट भी की थी। फौलाद सिंह एक कोने में बैठकर विचारमग्न था। उसने अपनी पिछली गलतियों को भुलाने का प्रयास किया था और दोस्ती के नियमों का पालन कर रहा था। पहले उसने सत्तो को पत्नी का दर्जा नहीं दिया था, लेकिन सत्तो ने अभी तक उसे पति का दर्जा नहीं दिया। अब किस्मत सत्तो के पक्ष में थी। संभव है उसे हवेली की जीवन शैली पसंद न हो, या उसके मन में पहले से कोई और बसा हो। वह मजबूरी में ये सब निभा रही थी, लेकिन वक्त का चक्र देखो, कल तक जो मजबूर थी आज वही अपनी तकदीर बना रही है। इंस्पेक्टर राधा भी बड़ी सख्त थी। सत्तो अब अपनी किस्मत को खुद गढ़ेगी, और ऐसा करने में वह दूसरों की परवाह नहीं करेगी। इस बीच ठाकुर भान सिंह ने महसूस किया कि सत्तो उनके खिलाफ कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। उन्होंने सत्तो से उसके पिता के बारे में पूछा था, लेकिन उनके मन में थोड़ी चिंता बनी हुई थी। जब सत्तो वापस आई तो उसके साथ इंस्पेक्टर राधा और रामदीन भी थे। दोनों के चेहरों पर संतुष्टि की हल्की सी झलक थी। सत्तो, पापा और इंस्पेक्टर ठाकुर साहब के पास गए। उन्होंने कहा, ठाकुर साहब, हमें माफ कर दीजिए। सत्तो ने हमें सब सच बता दिया है। भले ही आपने उसे खरीदा था, लेकिन आप उसे आजाद कराना चाहते थे। आपने तो उसे उसके घर भेजने की कोशिश की, लेकिन आपके मन में यह डर था कि उसके घर वाले उसे अपनाएंगे नहीं। इंस्पेक्टर राधा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सत्तो की शादी उसकी मर्जी से हुई है,
इसलिए आप पर कोई मुकदमा नहीं बनता। बस आपको अदालत में गवाही देने के लिए 1-2 बार आना होगा। आप सभी जा सकते हैं। इंस्पेक्टर राधा सोच में पड़ गई। दुनिया में बुरे लोगों के बीच भी कितने अच्छे लोग होते हैं। जहां कई लड़कियों के माता पिता ने पुलिस को सूचना तक नहीं दी, वहीं रामदीन ने अपनी बेटी के लिए सब कुछ छोड़ दिया, नौकरी भी छोड़ दी। इधर ठाकुर साहब ने लड़की को बचाया और उसे अपने परिवार में सम्मान दिया। अब सत्तो की अच्छाई भी उजागर हो गई थी। जिस ऊंचाई पर वो थी वह बहुत कम लोग जानते थे। ठाकुर भान सिंह पहले से ही सत्तो का आदर करते थे, लेकिन अब वे मन ही मन उसकी पूजा करने लगे थे। पहले उनके पास सब कुछ था सिवाय बेटी के, लेकिन अब सत्तो के रूप में उन्हें एक बेटी मिल गई थी। ठाकुर साहब की तंद्रा सत्तो की आवाज से टूटी। पापा, आप सही कहते थे। देखो, मेरे पापा मुझे ढूंढते हुए आए। मैंने आपकी बात पर यकीन नहीं किया था, इसीलिए मुझे इतनी परेशानी हुई। मुझे माफ कर दो। सत्तो ठाकुर साहब के पैरों में झुकने लगी, लेकिन ठाकुर साहब ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। सामने रामदीन हाथ जोड़कर खड़े थे। ठाकुर साहब उनसे अलग होकर उन्हें गले लगा लिया। अब ठाकुर साहब का आयोजन कुछ समय के लिए रुका जरूर था, लेकिन अब यह आयोजन आज ही होगा। पहले 2 खुशियां मनाई जा रही थी, अब एक खुशी और जुड़ गई थी। छोटी बहू को उसके पिताजी मिल गए थे। आज पहली बार छोटे समधी आए थे। सभी कामगारों को फोन करके बुलाया जा रहा था, लेकिन अब एक और खुशी की बात थी। आज भोला सिंह और सत्तो का प्रेम का पौधा बड़ा वृक्ष बनने की राह पर है। सत्तो अब चाहकर भी भोला सिंह से नजरें नहीं फेर सकती। अब दोनों के सपनों में फौलाद सिंह नित्य हिस्सा बन रहे हैं। दोस्ती से शुरू हुआ ये सफर प्रेम के कुंड तक पहुंच गया है। सत्तो ने अपनी मेहनत और योग्यता के बल पर हमेशा शिक्षकों की चहेती रही। अपने नम्र व्यवहार से सभी सहपाठियों के बीच सम्मानित रही। हमेशा क्लास में टॉप पर रही, लेकिन सेवा भाव के कारण वह जानी जाती थी। प्रशिक्षण के दौरान जूनियर डॉक्टर के रूप में काम करते हुए उसने मरीजों से ऐसा भावनात्मक रिश्ता बना लिया कि ज्यादातर मरीज उसे पसंद करने लगे थे। MBBS करने के बाद सत्तो ने स्त्री रोग विशेषज्ञता हासिल करने के लिए आगे की पढ़ाई की, जबकि फौलाद सिंह ने संगीत की साधना में वक्त बिताया। सत्तो के पास अनेकों बड़े अस्पतालों में नौकरी के ऑफर आए, लेकिन उसने उन्हें ठुकरा दिया। उसका लक्ष्य समाज की सेवा करना था, इसलिए वह अपने गांव में ही क्लिनिक चलाने लगी। उसके ससुर ठाकुर भान सिंह और पति फौलाद सिंह ने भी उसकी मदद की। समय के साथ गांव में डॉक्टर सत्तो का बड़ा अस्पताल बन गया, जिसमें दूर दूर से मरीज इलाज के लिए आते थे। अब सत्तो और फौलाद सिंह के प्रेम का प्रमाण उनकी बेटी मेनका बन गई। सत्तो ने साबित कर दिया कि एक बेटी भी बेटे से कम नहीं होती। अंत में सत्तो ने अपने माता पिता को पाया और ठाकुर साहब ने एक बेटी